आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। छत्तीस एक अंक है और गणित की भाषा में कहूं तो पूर्णांक है। तो पहली तीन जो प्राकृत संख्याएं हैं, 1, 2 और 3, उनके स्क्वायर का गुणनफल 36 ही होता है ना। मतलब 1 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर 36 के बराबर होता है। इन तीनों का जो घन है यानी क्यूब, उसका योग भी 36 होता है। 1 का क्यूब जमा 2 का क्यूब जमा 3 का क्यूब, ये भी 36 होता है। और 6 गुणा 6 36 होता ही है। और 36 ही गुण होते हैं जो विवाह के समय मिलाए जाते हैं इधर हिंदी पट्टी में। जैन धर्म में भी आचार्यों के 36 गुण ही बताए गए हैं। यहूदी परंपरा में भी शुरुआत से ही 36 का विशेष महत्व रहा है। तो एक धार्मिक मान्यता भी है कि ईश्वर ने सृष्टि के निर्माण के पहले दिन जो प्रकाश बनाया था वह ठीक 36 घंटों तक ही दीप्त रहा और इसके चौथे दिन सूर्य अस्तित्व में आया। इसके अलावा 36 इकलौता अंक है जिसने एक प्रदेश को गढ़ा है, छत्तीसगढ़। क्रिकेट के खेल में एक ओवर में 36 रन बनाना हर बैट्समैन का सपना होता है और इतने लग जाएं तो हर बॉलर की शामत आती है। एक 36 का आंकड़ा भी होता है जो दुनिया के अलग अलग मुल्कों का एक दूसरे से है। हमारा तो कतई नहीं है आपसे, क्योंकि आपके स्नेह की बदौलत ही 3 ताल की उम्र आज 36 हफ्ते की हो गई। ये 36वां एपिसोड है 3 ताल का, शनिवार का दिन है। आज तक रेडियो पर कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और मेरे यानी कुलदीप सरदार की ओर से आपको नमस्कार। जय हो जय हो जय हो जय हो जय। ये तुमने 36 की कथा अच्छी सुनाई है ना। हमारा तो हमारे श्रोताओं से 63 का आंकड़ा है। ये मैं वो 56 से इंस्पायर्ड हूँ, 56 को लेकर व्हाट्सएप हाँ, मैं वही कहने वाला था कि 20 कम ही हैं हम बस 56 से, और हमको लगता है कि साल भर में हम भी 56 के हो जाएंगे। तो अभी आज के एजेंडा पे आने से पहले मेरे मन में कौतूहल इस हफ्ते उठा, उसको मैं आप दोनों के बीच रखना चाहता हूँ। मेरे एक मित्र है जिनसे मैं मिला हाल ही में इसी हफ्ते, और उनकी एक आदत है, वो बात बात पे कहते हैं कि बैंड बज गई है। मतलब ऑफिस में बैंड बजी हुई है, यार लाइट बहुत जा रही है, बैंड बजा दी है लाइट ने, घर का काम करना पड़ रहा है, बैंड बजी हुई है। तो ये उनका तकिया कलाम है। तो मुझे लगा थोड़ा तकिया कलाम पे एक बार आप लोगों से बात की जाए। वाट लग गई कि बहन है, बैंड बज गई है। लेकिन ये तकिया कलाम बैंड बजने में बैंड हमेशा अच्छे शुभ मुहूर्तों पर ही बजता है ना। तो पता नहीं लोग क्यों बैंड बजने को इतना नेगेटिव बनाते हैं। नहीं, शादी को जो लोग नेगेटिव मानते हैं और हैप्पली अनमैरिड के पक्षकार होते हैं, वो कहते हैं अरे उनका तो बैंड बज गया भाई साहब। तो त्रासदियों की घटा टोप में घिर चुका व्यक्ति जो है उसका बैंड बजता है और बैंड बाजे के साथ वो अपनी दास्ताने शहादत लिखता है। पर इसको तकिया कलाम क्यों कहते हैं? मतलब तकिया एक अलग चीज होती है और कलाम तो वजीज मियां सुनाते हैं। ये एकदम गुलाब जामुन जैसा सवाल तुमने कर दिया। कि उसको गुलाब जामुन तो होगा कहीं से तो मतलब क्या तकिया का सहारा लिया जाता है? ये वो सहारे लगाकर कटिया फंसा के आप कहीं और तक, क्या बोलते हैं, सीढ़ी लगाकर, कुछ शब्दों की सीढ़ी लगाकर आप कहीं पहुंचते हैं ना? ये दौरे जामा की सोच रफ्ता में जब आदमी बाज किस्म के कलाम तकिए पे सर रख के सोचता है तो उन्हें तकिया कलाम कहते हैं। ऐसा कुछ कहा जा सकता है। अच्छी नफीस उर्दू हो तो लोग सच भी मान लेंगे। हाँ, वही तो मैंने कहा कि आपने कहा तो ऐसे ही है कि बिल्कुल लग रहा है कि हाँ, किताबों से ही देख के। पर जैसे बहुत लोगों के बड़े कॉमन तकिया कलाम होते हैं, जैसे वो बोलते हैं वाक्य कहने के बाद, समझे ठीक हाँ, ना। हाँ। तो रामविलास पासवान कहते थे कि जो है कि हाँ, क्या कहते हैं कि हाँ, क्या कहते हैं कि। तो आप लोगों का मतलब कभी रहा है कोई तकिया कलाम? कभी किसी कई बार होता है शरद यादव का है याने हाँ, याने और कोई बोल ही नहीं सकता है। याने हम जो कह रहे हैं अन्ना हजारे सब कुछ हो गए और हम जो कह रहे हैं वो सब बेकार है, याने। तो उनका याने है। यद्यपि तथापि। पर आपका रहा है कभी कोई तकिया कलाम, मतलब बाद में, जिससे भले ही आपने पिंड छुड़ा लिया हो उम्र के किसी और दौर में, कभी रहा है?
वो तो औरों को मालूम होगा वैसे। हाँ, जो ऐसे खुद जो तो पता नहीं बोलते हैं लगता। उनको तकिया कलाम का पता नहीं होता उनका क्या है। मेरा सबसे पसंदीदा तकिया कलाम जो मैंने किसी के मुंह से सुना है, उसमें नंबर 1 पे आता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। मैं कोशिश भी करता हूँ कि काश ये मेरा भी तकिया कलाम बन जाए, लेकिन क्योंकि तकिया कलाम बनाया नहीं जाता है, वो बन जाता है। जो ताऊ कह रहे थे ना कि वो कोई अडॉप्टेड चीज नहीं है, वो आप कब उसको अंगीकृत कर लेते हैं पता नहीं चलता है। तो वो है, नहीं रहे जो रंग कर्मी, लेकिन रंग कर्म के क्षेत्र के कमाल की हस्ती इरफान हबीब साहब। उनका तकिया कलाम चुनाचे था। तो उनके हर दूसरे वाक्य में कि वो ऐसी बातें करते थे कि मैं तो राजा से पढ़ा और मेरा बहुत मन था कि मैं बेरसराय में एक थिएटर की कंपनी बनाऊं। चुनाचे बहुत जरूरत है कि थिएटर की इस तरह की कुछ चीजें हों। और मैं चला गया आदिवासियों के बीच में, चुनाचे मैंने सोचा कि, तो ये चुनाचे जो उनका है वो बहुत अव्वल था। तो उनका पाइप और उनका चुनाचे वो उनके साथ गुफ्तगू में सबसे अमली चीज होते थे। ये लिटरल मीनिंग क्या है, मतलब इसका लिटरल अगर हिंदी में ताऊ अगर है कि क्या है? तकिया कलाम का मीनिंग? नहीं, चुनाचे नहीं, का। चुनाचे का। चुनाचे इज लाइक एक्सटेंशन है, वो सेमी कोलन टाइप का एक्सटेंशन है। वो अगर में नहीं है, लेकिन नहीं है वो। हाँ, लेकिन की जगह चुनाचे नहीं है। हाँ, वो विस्तारीकरण जब किसी एक वाक्य या बात का आप करते हैं तो वहां पे चुनाचे रहते हैं। मैं एक बार टी शर्ट लेने गया था, मैंने सोचा किसी बड़े महान महापुरुष की क्रांतिकारी से जुड़ी टी शर्ट लेके जाऊं, तो तमाम वहां विकल्प थे, भगत सिंह और ये और वो, पर मैंने चुना चे। चुनाचे को मतलब हम लोग जो ये होता है, हम लोग कभी कभी बोलते हैं सब कुछ बोलने के बाद ना, अर्थात जो बोलते हैं ना, हमने 5 चीजें बताई, अब फिर बोला कि इसका मतलब ये, इसका लुब्बो लबाब ये जब बोलते हैं तो उसको वहां पे। हाँ, और अगरचे भी होता है ना, एक अगरचे और चुनाचे। अगरचे तो अगरचे तो अगर से ही है, अगर ही। हाँ, लेकिन चुनाचे जो है ना वो उसमें भी है कि मतलब अर्थात वाले में भी आता है और मसलन वाले में भी आता है। हाँ, तो वो अर्थात मसलन दोनों तरीके से, वो दरअसल सेमीकोलन लगा करके उसी बात का विस्तारीकरण है। मतलब एक सीधा साधा उदाहरण ये दूंगा कि भारत भी पाकिस्तान 14 की रात को जन्मा और भारत 15 की रात को जन्मा, चुनाचे पाकिस्तान भारत से एक दिन बड़ा है। याने याने की तो एक कॉमेडियन है, नाम भूलना, उन्होंने एक बार ये किस्सा सुनाया था पब्लिक टेलीविजन पे कि एक भोपाल, मतलब तकिया कलाम की वजह से एक अंकल जी का नाम पड़ा था, तो उनका तकिया कलाम था कि तुम्हारी भैंस को भोपाल ले जाऊं। वो जरा जरा सी बात पे ये बोलते थे। तो ऐसे तकिया कलाम अब मिस हो रहे हैं समाज में, ऐसे तकिया कलाम थे जो पूरी आइडेंटिटी थे लोगों की। तो वो यूनिक होते थे वो। तो वो उनका अंकल का नाम अंकल भोपा पड़ गया था, क्योंकि वो इतनी जल्दी जल्दी इस वाक्य को खोते थे, मैं भैंस को भोपाल ले जाऊं, तो वो भोपा अंकल हो गए थे। और वो उसने चुटकुले सुनाए थे जिसमें बार बार ये तकिया कलाम इस्तेमाल किया गया, बड़ा वो मुझे गजब लगा। बाकी एक तकिया कलाम और बड़ा मजेदार लगता था मुझे, वो जो एक FIR करके जो एक सीरियल आता था। हाँ, उसमें तकिया कलाम बहुत होते थे। वो सीरियल में हर आदमी के तकिया कलाम होते थे। उस सीरियल की खासियत ही यही थी। तो उसमें जो हवलदार गोपी था, वेल व्हाट इज द नेम इज द, वो वेल से ही शुरू करता था। व्हाट इज द नेम इज दी। और उसमें बाय द वे हर जो नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता था उसका एक बहुत अच्छा तकिया कलाम होता था, जो हर एपिसोड में अलग होता था। जो भी नया कैरेक्टर होता था, जो चोर है या जिसकी गिरफ्तारी हुई है, हाँ, तो वो बोलता था कि मैडम मैं तो रामनगर का रहने वाला हूँ, चिड़िया उड़ गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं तो सो रहा था, चिड़िया उड़ गई। तो वो उसका उस सीरियल का जो है, उसने तकिया कलाम को बहुत पॉपुलर, एक दौर ही आया था, वैसे फिल्मों में भी देखेंगे ना, एक दौर ही आया था जिसमें जो जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती थी हंसाने की, चाहे वो जॉनी लीवर का कैरेक्टर हो, गुलशन ग्रोवर का, कई बार विलेन को भी दिया जाता था तकिया कलाम। जैसे वो दिल जले में गुलशन ग्रोवर का कैरेक्टर बार बार कहता नहीं था कि जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मरते मरते भी आखिरी जब वो मर रहा आखिरी में भी वो यही कहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पहचान थी। और
एक दो मेरी जो 3 ताल की रिसर्च टीम है उन्होंने कहा कि एक दो मोगैम्बो खुश हुआ। हाँ देखिए वो पहचान। मोगैम्बो, सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है। मोगैम्बो खुश हुआ, जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। और एक्चुअली तकिया कलाम का रिश्ता है, इसीलिए तकिए में है। तकिए से इसका रिश्ता ही यही है कि आप जब तकिया किसी के पीछे रख दो, आसपास रख दो और उसको बिठा दो, है ना, तो वो फिर थोड़ी देर के बाद कोहनी डाल के टेढ़ा हो जाता है। फिर उसको आप खड़े करें, बोलेंगे नहीं सीधा बैठ, लेकिन 5 मिनट के बाद फिर से वो तकिए की तरफ झुक जाता है। तो तकिया कलाम वही है, आपके वो शब्द जिसमें कि आप मतलब झुक ही जाते हैं, बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं उसके साथ, और आपको कितना भी रोका जाए आप नहीं रुक, आदत बन जाती है वो। जैसे बगैर तकिए के आप नहीं सो सकते हैं, वैसे ही इस तकिए के बिना भी आप बात नहीं कर पाते हैं। यूं भी इसको देख सकते हैं। इस पे एक ना मुरलीधर शाद ने एक शेर लिखा है, 100 बार आप कह चुके हमसे ना बोलिए। अब शिकायतन है ये, 100 बार आप कह चुके हमसे ना बोलिए, ये हो गया है आपका तकिया कलाम क्या। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत। हाँ, और एक रमेश तेलंग की एक कविता भी है, वो कविता तो बड़ी है पर उसकी जो शुरुआत है वही बड़ी मजेदार मुझे लगी। और बड़ा ही मतलब ऐसे ही होते हैं, मैंने देखा है। वो ये कि क्या नाम जी, क्या नाम, दादाजी का है ये तकिया कलाम। अक्सर ये होता है कि गांवों के बुजुर्गों को आप पाएंगे, क्या नाम जी। हाँ। तो मैं ये सोच रहा था कि कलाम साहब का तकिया कलाम कुछ था नहीं, या तो अगर उनका कोई तकिया कलाम होता। 2020 था उनका। हाँ 2020 था उनका। 2020। हाँ, तो वो होता तकिया कलाम कलाम। अरे गजब, कलाम स्क्वायर हो जाता वो। सही है। वैसे ये सोचना बड़े दिलचस्प होगा ये, मतलब हम अपने लिसनर्स पे छोड़ते हैं कि भाई आपको ये लगता है कि इतिहास की कोई हस्ती या वर्तमान की भी, उसका कोई तकिया कलाम हो सकता है, उसके व्यक्तित्व के हिसाब से होना चाहिए, तो आप हमें ईमेल करके बताओ radio@aajtak.com पे। अगले एपिसोड में वो सुनाएंगे आपको। बिल्कुल। बेरसराय में मैं रहता था, किस्सा फटाक से सुना देता हूँ इसी बात पे, कि बड़े बड़े लोगों को या सिनेमा के तकिया कलाम हमने याद किए, लेकिन अमूमन आज रोजमर्रा की जिंदगी वाले, जब मैं दिल्ली आया और बेरसराय में मैंने रहना शुरू किया, तो यहाँ पे जिन ताऊ के घर में हम लोग रहते थे, और वो ताऊ मतलब शुद्ध वाले ताऊ थे, हमारे ये बटेसर वाले ताऊ की तरह नहीं, पेड़े वाले ताऊ नहीं, वो हुक्के वाले ताऊ थे। तो वो ना तो मेरा खाने को जी करे, ना मेरा नहाने को जी करे। हाँ, तो उनके यहाँ कुछ भी गाना बजाना होता था तो रागनी चल रही जी, है ना, तो रागनी होता था, चाहे वो दर्द का हो, चाहे प्रेम का हो, चाहे शादी का हो, चाहे माता का हो। तो उनके 2 तकिया कलाम थे, वो दिन भर अपना राख से हुक्का चमकाते रहते थे या फिर हुक्का पीते रहते थे, उनका 2 ही काम था। और उनके साथ त्रासदी ये हुई थी कि उनका इकलौता बेटा मर गया था बहुत जवान उम्र में। तो वो हर बात पे कहते थे, मार दिया भाई, मार दिया भाई, है ना, तो बाबा बीड़ी है, बीड़ी के करेगा, मार दिया भाई। तो इस तरह से उनका था। और दूसरा उनका तकिया कलाम था, बातचीत करते हुए जो वो खुद बबलाते रहते थे, कोई किसी का ना है। हाँ, बेटे कोई किसी का ना, बेटे रह रहे कि वो ये बोलते रहते थे। कोई कई बार वो बिल्कुल आउट ऑफ द रेफरेंस भी आता था कि आप पूछेंगे आम कौन सा। उनकी बिटिया का नाम था जित्तो, तो कहते रहे जित्तो चाय दे जा, कोई किसी का ना, बेटे। तो उनके 2 तकिया कलाम, और वो इतने पॉपुलर, मतलब हम लोग के दिमाग पे ये दोनों तकिया कलाम उनके ऐसे हावी रहते थे कि उनके गुजर जाने के बाद और बेरसराय छूट जाने के बाद भी हम लोग जब फोन पे एक दूसरे से बात करते थे, वहां पे साथ रहने वाले दोस्त, तो हेलो हाय और जय हो वगैरह नहीं होता था, सीधे फोन उठा के और कोई किसी का नाम बेटे। तो ये होता था ना। हमारे यहाँ अंगिका में ह को छ बोलते है ना, तो है कि नहीं, वो गाड़ी चल रही है कि नहीं, ऐसे लोग बोलते हैं ना। तो वहां पे एक शिक्षक थे हमारे, उनका था छह की नए, है या नहीं है। हाँ, तो वो 2 बार बोलते थे उसको, है ना। वो कहते थे गर्मी बहुत बढ़ी गलो छे, छेक ने। तो आपको आप इमीडिएटली कहते थे छेवे करे। तो जनरली प्रेशर हो जाता है। हाँ, जनरली अगर कोई पूछता था कि है या नहीं, तो आप बोलते हाँ है,
लेकिन अगर वो डबल करे तो डबल हो जाता था। तो सब आदमी यही करते थे, वो बोलते थे देखो बच्चों ऐसा है कि क्लास में सबको टाइम पे आना चाहिए, छेकने। तो सब बोलते थे छेक है ही। शाहिद कपूर अगर इस बात में मैथिली वाले में आ जाते तो वो कहते कि हम छह कि हम नहीं। हैदर में हम छह कि हम नहीं। वैसे ये कुछ नेताओं के तकिया कलाम भी बहुत मशहूर रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा जी? और ना प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके हर जगह और स्पीचेस में भी गलत तो नहीं कह रहा जी। हाँ। और लेकिन उससे रिलेट किया, काफी लोगों ने रिलेट किया उससे, कि उसमें भी वो बार बार में सहमति लेते रहने का जो एक वो है ना, कि आप बात करें फिर सहमति के लिए सब मिले हुए हैं जी भी एक तकिया कलाम है। इतनी बार कहा गया है। वो तो है ही। आप जो बोलते हैं सामान्य मानवी की, वो भी एक बढ़िया इंटरेस्टिंग शब्द है। मैंने और किसी नेता को प्रधानमंत्री के अलावा वो शब्द पब्लिक स्पेस में देखा नहीं इस्तेमाल करते हुए, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग। वो शायद उन्होंने ही बनाया भी है, मैंने किसी और के मुंह से सुना नहीं, क्योंकि तो शायद उन्होंने बनाया हो। लेकिन एक तकिया कलाम इनका भी है जो अपने योगा कराते हैं, है ना। और उसके बाद में वो जो अक्सर कहते हैं, तो मतलब ये तकिया कलाम पूरा ऐसे है कि करने से होता है, करने से होता है। नहीं, हमारे अब बहुत सारे बड़े लोग हैं जो कि अपनी सांसों से तकिया कलाम का काम ले लेते हैं। यस, है ना। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और अवधि में एक पता नहीं एक्सप्रेशन है, मैंने अवध में ही ज्यादा देखा है इसको, हो सकता है और भी कहीं हो। जैसे किसी से अगर नाराजगी है या फ्रस्ट्रेशन है कि यार हमको बुलाया उन्होंने, 3 घंटा बैठे रहे, ना खाने को पूछा ना चाय को पूछा है, ये जो है का जो दीर्घ वाला है नाराजगी पे है, नहीं तो उसमें नहीं तो भी आ जाता है कई बार। ये भी मैंने अवध के क्षेत्र में देखा है। और एक होता है तकिया कलाम, क्या कहते है ना, क्या कहते? वो मेरे एक मित्र हैं, पत्रकार हैं, वो अपनी बातों में बताएंगे आपको कि देखो प्रधानमंत्री ना गए थे अभी मिलने के लिए, क्या कहते हो, तो वो गए थे मिलने के लिए और मिले, मंत्रीगण सभी मिले हैं, मीटिंग हो गई, क्या कहते हो। तो उनको ये आइडिया नहीं रहता कि वो शुरू में आप घबरा जाते हैं कि आपको कमेंट करना है, लेकिन आपको कमेंट नहीं करना है, वो उनका कॉमा है ना। बहुत मेरा एक तकिया कलाम मैं बता ही देता हूँ, जो रहा शुरुआत में, अब नहीं है, अब पता नहीं कुछ और होगा। लेकिन हमारे एक मित्र हैं अनुराग श्रीवास्तव, खेल पत्रकार हैं और हमारे बैचमेट हुआ करते थे वो, तो वो हमको बुलाते थे अंडरस्टैंड बाबा, क्योंकि शाम को रसरंजन करके हम लोग अंग्रेजी बोलने लगते थे और अंडरस्टैंड हमारा बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता था। तो ये जो समझावन दास वाली व्यवस्था में हम रहते हैं, सबको समझाते हैं, सबको ज्ञान देते रहना, उसमें अंडरस्टैंड वो तो शब्द चला गया, लेकिन अभी प्रवृत्ति बची हुई है, 3 ताल प्रवृत्ति बची हुई है। सही बात। तो वो मेरेज में एक वो चलता है अजी हाँ, ये एक रिएक्शन है अजी हाँ, तो वो थोड़ा सा सरप्राइज मिश्रित है वो, लेकिन वो अच्छा वो कई एक वो क्षेत्र के हिसाब से, मतलब किसी सबसे खतरनाक तकिया कलाम कुछ लोगों के बनारस में है और उसमें अलग अलग नवैयत हैं तकिया कलामों की। कुछ हैं जो कि एकदम नए उच्चारणों से बने हुए हैं और उसमें नए शब्द बनाए गए हैं वैज्ञानिक तरीके से, कि घिनास्टिक, और वो हर बात है घिनास्टिक, अरे ये घिनास्टिक है ना। दूसरा होता है हैजा, चाय खाइए, अरे हैजा है, अच्छा हैजा हमारी भी आदत है कहने की, है ना, अरे उनके यहाँ पिज्जा बना रही है, हैजा है। तो वो उस तरह से बहुत फ्रीक्वेंट इस्तेमाल में रहता है। एक शब्द हमने बनारस में प्रयोग सुना अपने एक मित्र से, अंड का बंड। वो हर चीज को अंड का बंड कह रहे, अरे पेट आज अंड का बंड होगा, रात में जब मटन खा ली ना, आज एकदम सब अंड का बंड है। कहें कि वो न्यूज पे कहे, अरे क्या न्यूज पाते हैं, अंड का बंड है सब मामला उनका। तो अंड का बंड उनका इतना कायक सब्जी बनी, कद्दू कोनो सब्जी अंड का बंड है। तो वो अंड का बंड इतना ज्यादा होता है कि हम लोग को लगता है ये क्या कमंडल बना देते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत खतरनाक तकिया कलाम वाले भी होते हैं, और बनारस में मैं ऐसे कुछ जीवों से मिला हूँ।
वो किसी एक गाली को, जो कि एक वाक्य में होती है, एक प्रक्रिया को समझाती हुई, ये दिक्कत यही है, हम उसको तकिया कलाम कलाम का, बनाते हैं। उन तकिया कलामों का जिक्र नहीं कर सकते हम यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि है ना। बहुत सारे लोगों के पूर्वांचल में उधर हाँ वो गाली ही एक तकिया कलाम है, उनको एहसास ही नहीं होता बिल्कुल। कि वो गाली दे रहे हैं वो, लेकिन हाँ हर अपना सेंटेंस के बीच हाँ में या बिल्कुल अंत बिल्कुल में बिल्कुल। एक कॉमा गाली लगा। है। हाँ हाँ, गाय ख्यातन में घुस गई तो यहाँ बैठे बतिया रहे तुम्हारी बी बी बी, है ना। तो वो जो है ना कि अरे रोटी ले आओ, हम पूरी पराठा ना खाए, हमारा पेट खराब रहा थे तुम्हारी। तो वो उनका जो मामला है ना। हाँ हाँ, दाल देखो कौन तना बनाए निकुल, पानी अलग है ये तुम्हारी। तो ये जो है ना, ये तुम्हारी वाली बिरादरी जो है बहुत खतरनाक है। अच्छा, उनको पता नहीं चलता है। मतलब मैं ये सोचता था कि अगर इनको कहीं शादी करने बैठा दिया जाए, ये पुरोहित होते, मास्टर होते, तो कितना खतरनाक होता। तो ऐसे मास्टर भी मैंने देखे हैं वैसे, जो क्लास में बे से शुरू होने वाला एक शब्द का उपयोग करते थे। एक मास्टर जी हमारे, तो हाँ, खैनी खैनी भी खाते थे, वो पढ़ाते हुए बोलते जाते थे, और हम लोग क्या करते, हम लोग यूज टू हो चुके थे तब तक कि ठीक है अभी अभी 2 हफ्ते या 1 हफ्ते पहले हम और ताऊ बात कर रहे थे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ सुसाइडल तकिया कलाम पाल के रखते हैं। जैसे तो वो अपने को गाली देते हैं। ऐसा हाँ, एमपी में बहुत पाया जाता है। अरे हाँ, मेरी तो उनकी हर बात पे मतलब, है ना, है ना। अरे ये मेरी तो ये मध्य प्रदेश स्पेशल है, भोपाल स्पेशल। एक हमारे मित्र है, वो कहते हैं जबरदस्त तरीके से, उनका ये तकिया कलाम है। हाँ अरे बस आए, बस वहां से आए, गाड़ी स्टार्ट की हमने जबरदस्त तरीके से, फिर लखनऊ पहुंच गए 6 घंटे के अंदर जबरदस्त तरीके से। तो कभी कभी एहसास नहीं होता है कि यार इतने जबरदस्त इनकी हर चीजें क्यों होती है। आप सुबह उनको पूछो नाश्ता कर लिया, अरे 2 केले खाए हैं, फ्रूट खाया, आजकल मैं फ्रूट के डाइट पे हूँ जबरदस्त तरीके से। और ये जो सेल्फ सुसाइडल वालों की मैं चर्चा कर रहा था, जो इंदौर, देवास हाँ, और नीमच, भोपाल, इन सब में फैले हुए, बिखरे हुए, मैं कई बार सोचता हूँ कि इनको गाली भी नहीं दे सकते हम लोग। हाँ, क्योंकि हम जो गाली इनको देंगे उससे बुरी गालियां ये खुद को देते रहते हैं हर तीसरे वाक्य में। तो मतलब कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा उन्होंने हमारे लिए। अब चिट्ठी आएगी मध्य प्रदेश से इस बार, न्योता वाले श्रोता। बस चिट्ठी लिखते समय वो इन तकिया कलामों का इस्तेमाल ना करें, हम पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बस इस सिदरा हसन इमरान का एक शेर है कि, और ये मैंने भी कई बार नोटिस किया उर्दू शायरी में, उसी पे उन्होंने लिखा है कि होता है गुफ्तगू में बहुत बार तज़किरा, होता है गुफ्तगू में बहुत बार तज़किरा, यानी हवा चराग का तकिया कलाम है। हवा और चराग पे इतने शेर लिखे गए हैं। तो इसी शेर के साथ आगे बढ़ते हैं। अभी तो 3 ताल का एजेंडा भी नहीं बताया गया है, ये तो बस एक शुरुआती बातचीत थी, गियर बदलने का वक्त है। मैं फटाफट आज का एजेंडा बता देता हूँ, जिस पर अपन रहने की कोशिश करेंगे। बाकी भटकना तो 3 ताल की फितरत है ही, सो भटकेंगे भी, पर इन बिंदुओं के इर्द गिर्द। तो कौओं पर एक स्टडी आई है, उसके बहाने वो ये स्टडी ये कहती है कि कौवे 0 जो अंक है गणित का उसको समझते हैं। उसको किस तरीके से समझते हैं ये नहीं बताया स्टडी में, पर उसको पहचानते हैं। तो उसके बहाने कौओं की समझदारी पर, कौओं की कहानियों पर, और उस पक्षी को हमने कैसे इस्तेमाल किया, उसकी हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, इस पर आज बात करेंगे। इसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो और कोका कोला प्रसंग के बहाने विज्ञापनों और स्टार अपील के कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। ये स्टार अपील क्या होती है और वो क्या कर सकती है। विज्ञापनों से इतर भी समाज में किन लोगों के पास स्टार अपील होती है, और विज्ञापनों के असर से लेकर के उनके बेअसर होने के पीछे की वजहों को तलाशेंगे कि हमें कौन से विज्ञापन प्रभावित करते हैं, जिनमें स्टार होता है या उसमें कोई भावुक अपील होती है या कोई डर होता है, क्या होता है। और इसके बाद फिर समझेंगे कि किसको कितनी क्रांति नसीब है। मंदिरों में गैर ब्राह्मणों को पुजारी बनाने की मांग, तमिलनाडु में ऐसा होने जा रहा है, तमिलनाडु सरकार ने इसका रास्ता साफ कर दिया है। या सेम सेक्स मैरिज की बात करने वालों का रेजिस्टेंस जो है, वो सीमित दायरों का रेजिस्टेंस उसको क्यों कहा जाता है। तो सिस्टम को खारिज करना बनाम सिस्टम में ही एक्सेप्टेंस खोजना, इस पर बात होगी, दोनों के प्लस माइनस।
और समय रहा मिला तो थोड़ी सी चर्चा फादर्स डे के बहाने बाऊ जी की डांट, प्रेम और हमारे डर और लिहाज के द्वंद की भी कर लेंगे, उसके किस्से भी होंगे, क्योंकि 20 जून को फादर्स डे होता है। आखिर में एक हमारे लिसनर की चिट्ठी होगी जिन्होंने बड़े विस्तार से हम लोगों को फीडबैक दिया है बड़ी मेहनत करके, और उन्होंने कुछ पॉडकास्ट के सुझाव भी दिए हैं, उस पर बात करेंगे। और बिजार खबरें तो बीच में आती ही रहेंगी। तो शुरुआत कौओं से करते हैं। और कौओं के बारे में स्टडी है कि मतलब हम एक खास तरह के खांचे में देखते हैं उसको, और काऊ काऊ का मतलब हम भले ही नहीं जानते, बहुत लोग अशुभ भी मानते हैं कौओं को, लेकिन विज्ञान ये कहता है कौआ बहुत समझदार पक्षी है। कौए की खोपड़ी को लेकर के यानी दिमाग को लेकर के एक स्टडी हुई है, द जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस में वो छपी है। और वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग के आधार पे बताया कि कौए इतने स्मार्ट होते हैं कि वो जीरो का कॉन्सेप्ट समझते हैं, मतलब जीरो को पहचानते हैं। तो ये बात तो पहले ही साबित हो चुकी थी कि वो नंबर्स की समानता और अंतर को पहचानते हैं, मतलब कौन सा नंबर सेम है और कौन से अलग है, इस बारे में स्टडी पहले ही हो चुकी थी। पर ये जो ताजा स्टडी है वो अंक की जानकारी को लेकर के थी। तो इसमें 2 नर कौओं को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने लकड़ी के टुकड़ों पर बैठाया गया और उनके सामने ग्रे रंग की स्क्रीन में 0 और 4 डॉट्स एक साथ निकलकर सामने आए। तो इस बार जब दोनों कौए कंप्यूटर स्क्रीन पर वो गोल डॉट्स देख रहे थे, तब उनके ब्रेन में 500 न्यूरॉन्स में से 223 और दूसरे के में 268 न्यूरॉन्स सक्रिय थे। और जब वो दूसरी संख्याएं आ गई स्क्रीन पर, तो कौओं के न्यूरॉन्स की सक्रियता थोड़ी कम हो गई और थोड़ी देर बाद उन्होंने उस स्क्रीन देखना बंद कर दिया। जैसे ही फिर से स्क्रीन पर 0 दिखाई दिया, तो कौओं के दिमाग फिर से सक्रिय हो गए। तो ये तो नहीं पता चल पाया है अभी कि 0 कौओं के लिए क्या मायने रखता है, लेकिन ये समझ में आ गया है कि वो 0 को समझते हैं। तो बाबा, शुरुआत आपसे कि कौवे बहुत कॉमन बर्ड हैं, मतलब शहरों में भी आराम से दिख जाते हैं, गांव में तो रोज सुबह दिखते ही हैं, दिन में भी। कौवों की चतुराई की कहानी भी सबने सुनी है, शायद वो पहला परिचय होता है कौवों से सभी का, कि कंकड़ डालता है कौवा और पानी पीता है। कौवे 0 समझते हैं, ये नई स्टडी कहती है। और क्या क्या समझते हैं कौवे, और कौवों को हम क्या क्या समझते रहे? कौवे हमको क्या समझते हैं, ये बहुत खतरनाक सवाल है। हाँ, तो हम कौवों को जो समझते हैं उसमें पहला रेफरेंस जो है वो एक तो ये है कि तुमने जो ये 0 वाली बात कही, एक अकेली चीज थी जिसके ऊपर हम लोगों ने गाना भी बनाया कि हम लोगों ने चलो कुछ तो दिया है दुनिया को, 0 दिया वो मैं। भी, हाँ, अब वो भी तुमने छीन लिया। मतलब अब वो हिचकॉक का क्रो जो है वो 0 का अनुसंधान करता बन गया। अच्छा, वो 0 मतलब जो 0 फिगर है वो हमने दिया दुनिया को? नहीं, फिगर नहीं दिया है। नहीं, मैं मतलब 0 जो अंक है, हाँ, वो उसके बारे में बात कर रहे हो। वो मैं सोच रहा हाँ। था कि हमने कुछ नहीं दिया इसलिए बोलते हैं कि हमने 0 दिया है। उल्टा हो गया। नो कमेंट्स, आगे बढ़े। लेकिन कौवा अकेला पक्षी है जिसको ये हक हासिल है इस मृत्युलोक में कि उसे अमरत्व का वरदान है। काग भुसुंडी कौवे के ही रूप में हैं मौजूद और उनको कहा जाता है कि वो अमर है। अमर हालांकि अश्वत्थामा भी हैं, कहाँ हैं पता नहीं, लेकिन उन्हीं को काग भुसुंडी कहा गया, काग बन गए वो और वो अमर हो गए, ये कथा है। बाकी सभी को मृत्युलोक में आना जाना पड़ता है। तो काग जो हैं वो हमेशा से हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी एकांतरण के विटनेस हैं। सूझ के मामले में कई पक्षियों से कौवे ज़्यादा समझदार पाए जाते हैं। कौवे को मारना या कौवे का वर्जित होना, ऐसा उल्लेख मेरे को जल्दी मिलता नहीं है। उल्लेख हमेशा ये मिलता है कि कौवा कैसे हिंदू धर्म परंपरा में खास तौर पे बहुत ही ज़्यादा उसको स्थान हासिल है। केवल और केवल आवाज़ से पिटता है, लेकिन आवाज़ मेरे ख्याल से सभी की कौवे जैसी है। जितने भी मंदिर हैं, जितने भी तमाम सारे मस्जिदों से भी अजान सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई काग स्वर जैसा आभास होता है। खास करके जागरण जगराते महिलाओं के गीत बहुत सारे अब ऐसे हो गए हैं
लोग घर में कैरियोके वाला डिब्बा लगा करके, माइक लगा करके आजकल जय जगदीश हरे सजे रही तेरी गली अम्मा सुनारा गोटे। हाँ हाँ, कर्कशता थोड़ी रहती है उसमें, हाँ कर्कशता मधुर। रहती है। हाँ, तो मुझे मधुर लगता नहीं है कि होता वो उन्होंने काग से ही लिया है, तो काग से जीरो ही नहीं लिया है, कर्कशता भी ली है। धर्म और काग एकदम जुड़े हुए हैं। लोगों के बीच में पूर्वजों के प्रणाम के लिए जो एक पक्षी सर्वाधिक पूज्य है वो काग है। लोग पितृपक्ष में 15 दिन कौवा खोज रहे होते हैं कि बप्पा हमें खा लें, दादा हमें खा लें, है ना। वो बहुत आवश्यक होता है। अगर हाँ, वो कौवे आकर जो पिंडदान जो भी अन्न रखते हैं वो खा लेते हैं तो माना जाता है कि वो पितरों ने खाया। बिल्कुल। और कौवा जो है वो सूचकांक भी है। सूचकांक कैसे है कि एक गीत हम लोग बचपन में सुनते थे और ये हम लोग को कहा भी जाता था घर में कि मोरी एटरिया पे कागा बोले, मोरा जियरा डोले, कोई आ रहा है ना। तो कौवा जो है इंडिकेटर होता था, अगर आपकी एटरिया पे कौवा बोल रहा है तो इसका मतलब कि कोई अतिथि आपके यहाँ पे आने वाला है। कौवे को कभी भी मारने नहीं दिया गया कि आप उसको ढेला भी फेंक के मारे। हालांकि सबसे ज्यादा अगर आपके छत पे गेहूं, पापड़, अमावट इस तरह की चीजें सूख रही हैं, मिर्च वगैरह, तो उसमें सबसे ज्यादा छीछा लेदर मचाने वाले कौवे ही होते हैं। बाकी चिड़िया तमीज से खाती हैं, चली जाती हैं। काग महाराज जो है उसमें बहुत छीछा लेदर करते हैं, लेकिन उनको मारना पूरी तरह से वर्जित है। तो कौवा उड़ा तो देते हैं लेकिन कौवे को मारा नहीं जाता है। कौवे के साथ में एक चीज ये है, हमने कई शहरों में इस तरह की कहानियां पाई हैं कि किसी एक व्यक्ति की तासीर और तसव्वुर के को वो कौवे अपने खिलाफ पाते हैं और फिर वो आदमी जब भी उनको दिखता है उस पर हमला कर देते हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो ऐसे ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है जो एक पर्टिकुलर गली से अगर निकल जाए तो कौवे उन पर हमला कर दें, और ऐसा 10 साल 20 साल तक कौवा साइकोलॉजी में। हाँ, तो कौवा हाँ, ये बहुत पॉपुलर होता रहता है के मामले में, रोने के भी मामले में, और अपने स्वजनों के शोक में शियाओं के बाद अगर किसी को मैंने सबसे मुकम्मल पाया है तो वो कौवे ही हैं। जो पूरी विधिवत पंचायत बैठती है और सैकड़ों कौवे इकट्ठा होकर के एक कौवे के मरने पे आवाज निकाल निकाल के रोते हैं। मेरे ख्याल से वो लोग भी अपने तरीके से कहते होंगे कि भाई अगर हम रहते तो बचा लेते तुमको, हम ना रहे। तो कौवे का जो महात्म्य है ना वो बहुत गहरा है। काग की चर्चा धर्मशास्त्रों में भी कई जगहों पे है, और जो सबसे मधुर बोलने वाला पक्षी हमारे यहाँ है कोयल, उसका खानदान कौवे चलाते हैं। हाँ, वो अंडे वहां पे रखते हैं ना। हाँ, वो अंडे वहां दे के आती है कि तुम जाओ और द्रोणाचार्य से अपना पोषण पाओ और फिर उसके बाद गाओ। तो वो मधुरता पे जो इठलाती घूमती है उसकी व्यवहारिक सच्चाई जो है वो कौवा ही है। वाह, ये बड़ी अच्छी बात निकली है। ये बहुत गंभीर बात हो गई कि कर्कश आवाज के लिए कौवा जाना जाता है। काव काव, बाय द वे, कौवा चिड़िया चहचहाती है, कोयल कूकू करती है, कौवा काव काव करता है। लेकिन अगर वो काव, उसी काव काव में कूकू पलता है। बिल्कुल। तो कर्कशताएं ही मधुरता की जमीन तैयार करती हैं, उनको पोषण देती हैं और उनको इस काबिल बनाती हैं कि वो मधुरता संचारित कर सकें। तो ऐसा होता आया है। नींव बनाने वाले, मकान इमारत बनाने वाले मजदूरों का नाम कभी भी शिलालेखों पर नहीं लिखा जाता है। फीता काटने वाली कोयलें ही हमेशा याद की जाती हैं। जिन्होंने वो इमारतें खड़ी की हैं, वो अट्टालिकाएं बनाई हैं, उनके नाम कभी भी नहीं होते हैं। खिलाड़ियों के पहले कोच जो रणजी भी नहीं खेल पाते है ना, हाँ, वही बड़े बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी बनाते हैं। तो कौवा, मुझे लगता है कि कौवे की आलोचना में जो बातें कही गई हैं वो बहुत ही संभ्रांति और रेसिस्ट, और जिसमें कि आवाज के चयन की बात है, जिसमें कि उसकी त्वचा की चयन की बात है। वरना कौवे से कम कर्कश नहीं होता है तोता। लेकिन तोता सिर्फ और सिर्फ इसलिए पसंद कर लिया जाता है क्योंकि वो फ्लोरोसेंट ग्रीन और रेड ये चोच वाला रहता है। लाल टोंट उसकी होती है और हरी उसकी दहियां होती है। तो लोगों को लगता है अरे बड़ा सुंदर है, तो सुग्गा देखो भैया, है ना।
ऊपर से नकल और कर लेता है। और इतनी कर्कश आवाज वाले जीव को हम क्या कहते हैं? मिट्ठू, है ना? मिट्ठू उसका नाम रख दिया। कोई मिठास नहीं उसकी आवाज में, टैं टैं करता है वो, कान में चुभने वाली आवाज है। काव काव तो आकर के वो आपके घर में नहीं है, तो टैं टैं कर रहा है आपके मुंह में बैठ करके। लेकिन तोता आपको पसंद नहीं, तो शुद्ध रूप से रेसिस्ट कारण है कौवे की आलोचना। मुझे कौवे बहुत पसंद है। मैं बस एक ही चीज से बहुत ज्यादा अभी हाल फिलहाल में विचलित हुआ कि तमाम जगहों पे जो फेक न्यूज के खिलाफ पूरा फैक्ट चेक का अभियान चला है डिजिटल दुनिया में, उसमें फैक्ट चेक में गलत पाए जाने पे कौवा दिखाया जाता है कहानी के नीचे। ये उसमें लेकिन एक गंभीरता है कि झूठ बोलने वाले को कौवा काट लेता है। तो हाँ। जितना झूठ बोलेंगे उसको उतने कौवे काटेंगे आपको। कौवा एक्चुअली पहला फैक्ट चेकर है आदि अनादि काल से। झूठ बोले कौवा बोला जाता है कि कौवा काट लेता है, और कौवा उन्हीं को काटता है जो झूठ बोलते हैं। और कौवा बहुत हल्ला करता है अगर कोई अन्याय हो रहा होता हो तो। हाँ। ये कितना अच्छा वैसे एनिमेशन हो सकता है कहीं पे मैनिपुलेटेड मीडिया का, वो कहीं किसी ने झूठ बोला कुछ भी, उसमें कौवा उड़ के जाए, एनिमेशन से मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा। और आप देखना ये कि आप स्पंज कर दिया जाए। कौवे को मारोगे अगर या कौवे को भगाने की कोशिश करोगे तो बाकी कौवे जो है वो संगठित होते हैं चारों तरफ से। वो कोशिश कर, आवाज तो जरूर उठाते हैं। कौवा उड़ा तो सब भाग जाते। कौवा अन्याय नहीं सहता। कौवा सिर्फ इसलिए बदनाम है क्योंकि उसका रंग जो है वो काला। ये रंगभेदी समाज में कौवे को वो स्थान नहीं मिला। काक स्नान भी एक है शब्द। काक स्नान एक चीज है। ये एक तो नहाते हैं वो, और सूत्र और ही वो है, थोड़ा जल्दी नहा लेते हैं। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो काग वाली चेष्टा, मेहनत है ना, मेहनत है ना, वो जो प्रयास है। और आप ये देखिए ना कि कोई और पक्षी को ये बुद्धिमत्ता हासिल नहीं थी कि अगर मैं कंकड़ डालूंगा तो बीकर में पानी ऊपर आ जाएगा और अपन पानी पी सकेंगे। ये और कौवे भागते नहीं। चेष्टा वाली बात जो है वो भागते नहीं। अगर उसको भगा दें तो वो 2 कदम पीछे हट जाएंगे। हाँ, वो पूरा आकलन करके ही भागते हैं कि अगर उनको मृत्यु नहीं हो रही है तो वो नहीं भागते। हाँ, ऐसे दूसरों को उड़ाते तो उड़ के चले जाते। वो 2 कदम पीछे हट जाएंगे, फिर आप आगे जाओगे, फिर पीछे से हट जाएंगे। काक चेष्टा वको ध्यानम। स्वान जो दूसरा है उसमें स्वान निद्रा। स्वान निद्रा। स्वान निद्रा भी वो जो चीज है ना, कौवे सोते कहाँ है किसी को पता नहीं चलता। आपने कभी भी सोता हुआ कौवा नहीं देखा होगा। आपने सोता हुआ कबूतर देखा होगा। क्योंकि कौवे जो है वो रहते नहीं आपके घर के आसपास। वो उनका विश्राम स्थल कुछ और है, वो दूर रहते हैं। एक जो काक चेष्टा वाली बात कर रहे थे उस पे भी एक बार प्रयोग हुआ था। एक बड़ा वो मशहूर भी हुआ था। स्कॉटलैंड का एक कौवा था, वो बड़ा वायरल भी होता, एमा नाम था उसका। तो वो इसलिए मशहूर हुआ था, एक ना वेंडिंग मशीन बनाई गई थी प्रयोग करने के लिए। और वो वेंडिंग मशीन में एक कागज का एक खास साइज का टुकड़ा डालना होता था, और वो आप डालिए, कुत्ता मतलब ये कौवा डालेगा, और उसके बाद खाना जो है नीचे बॉक्स से गिरता था और उसको लपक। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ये प्रयोग था। तो वो बेसिकली वो पक्षियों को कुछ नया सीखते देखना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने ये मशीन बनाई थी। तो उसमें कागज के कुछ टुकड़े थे और मांस का एक टुकड़ा लटका रहता था। तो पहले तो उन्होंने कौवे को ये सिखाया कि ये कागज का टुकड़ा डालने से खाना मिलेगा, तो वो डालने लगा। फिर उन्होंने क्या किया कि बड़े टुकड़े, कागज के बड़े टुकड़े उनको देने शुरू किए। तो वो ये देखना चाहते थे कि जब हम इसको, जो साइज ये लेता है कागज का, ये मशीन लेती है, उससे बड़ा देते हैं तो क्या ये खुद उसको छोटा करता है या नहीं। तो उन्होंने ये पाया कि वो पहले खुद उस कागज के बड़े टुकड़े को उसी साइज का के आकार में फाड़ता है जिस आकार में वो वेंडिंग मशीन लेती है, और फिर उसको डालता है। तो वो दिमाग का इस्तेमाल कौवे, मतलब सही टुकड़ों में कागज को फाड़ना सीख गए थे ये करते हुए। तो ये वाकई काक चेष्टा है। और कौवे से जुड़ी और जो बहुत सारा ट्रिविया है, जो बहुत कम जानी हुई बातें हैं, इस पर जल्दी ही हम लोग एक ज्ञान ध्यान का एपिसोड भी बनाएंगे आज तक रेडियो पर। ज्ञान ध्यान हमारा वो शो है जिसमें हम 10-15 मिनट में किसी भी एक सब्जेक्ट पर को एक्सप्लेन करते हैं। अनूठी जानकारियों का शो है बेसिकली वो, और हफ्ते में 5 दिन वो आता है, बुधवार से रविवार। तो एक बार आप उसे भी सुनकर देखिए। कौवों पर भी एक नया शो उसमें बनाएंगे। और आदमी कौवे को इतना इंटेलिजेंट मानता है कि वह अपने शरीर को सौंपने के निर्देश
तो उसको देता है गाइडलाइंस कि कागा सब तन खाइयो, हाँ, मोरा चुन 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 खाइयो। खाइयो मांस। हाँ, तो खाइयो ना दो नैना मेरे, हाँ, ऐसे या वो गाइडलाइन आप सिर नाना किसी मत इंटेलिजेंट खाइयो पक्षी को मोर दे सकते पिया मिलन की आस। हाँ। अब क्योंकि उसको पता है कि कौवा ही है जो इस बात को समझेगा भी। हो। हाँ, हाँ, बाकी कीड़े मकोड़े कुकुर सियार लकड़बग्घा बाघ चीता ये सारे के सारे थोड़ी समझेंगे, भेड़िया वेड़िया जो है ये तो आपको कहीं से भी खाने लग जाएंगे। लेकिन तो कौवे की समझदारी पे उसे इतना भान है कि वो कौवे से कह रहा है कि भैया ये दोनों आंखें छोड़ देना, बाकी तुम खा जाओ। एक वो कौवा और कोयल का आप जिक्र कर रहे थे, और अक्सर उनकी तुलना भी होती है अलग अलग दृष्टिकोण से। एक संस्कृत कवि ने कहा था कि काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः। यानी उसका मतलब ये था कि कोयल भी काली है, कौवा भी काला है, दोनों में कैसे आप भेद करेंगे, वसंत आने दीजिए, आप खुद जान जाएंगे कौन कोयल है कौन कौवा है। तो ये तो उन्होंने अपनी एक आवाज के हिसाब से की, पर इसका एक जवाब ये आया है, आ सकता है कि यंत्र तंत्र कार्येषु काकः काकः पिकः पिकः। यानी कि जब बात औजार निर्माण की आती है ना, टेक्निकल काम करने की आती है, या किसी अन्य दिमाग लगाने वाली चीजों की आ जाती है, तो आप स्वयं ही जान जाएंगे कि कौन कौन है। कौवे की जो हाँ, औजार बनाने की जो स्किल है वो बड़ी हर कमाल। पीली चीज सोना नहीं होती। लेकिन ये कौवे को लेकर के ये अपशकुन या ये मान्यताएं कि कौवा अपने पैर से सर खुजाता हुआ दिखाई दे तो आपका काम सिद्ध होगा, ये पॉजिटिव भी है बाय द वे, कई जगह शुभ संकेत भी हैं। अगर कौवा उड़ते हुए पंजे का सिर से स्पर्श कर जाए तो अशुभ अशुभ संकेत है, तब आदमी को जो है मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है, मतलब मौत के बराबर। कौवा सिर पर आकर बैठ जाए तो ये भी अशुभ संकेत है। ये तो ऐसी मेरे की बात है कि कौवा वो हमारी माता जी का तकिया कलाम है कि इसके सर पे कौवा बैठ, इसकी बुद्धि पे कौवा बैठा है। हाँ, तो वो इसका बारहा इस्तेमाल करती है। अभी तो इस चिंता ये है कि कौवे किसी के सिर पे बैठे हैं, कौवे दिखते नहीं अब। हाँ, लेकिन वही माता जी को अब मैं बताता हूँ, जैसे मेरी बालकनी में कौवे आते हैं सवेरे बाजरा खाने और पानी पीने, और कई कटोरे तोड़ चुके हैं वो यहाँ पे सिरेमिक के। तो वो आते हैं तो हम अपनी माता जी को जब बताते हैं तो उनका हृदय एकदम श्रद्धा से भर जाता है, कहती है कि रोटी वोटी भी डाल दिया करो, बहुत अच्छा कर रहे हो उनको तुम। हमने सब गिलहरी पक्षी सबके लिए हमने ये सोच के नहीं डाला कि भाई कौवा खाएगा, कौवा भी खा रहा है। थोड़ी से बदतमीजी भी करते हैं कौवे, गिलहरियों को कबूतरों को, जो छोटी वाली फुदुकिया बया है उनको सबको भगा देते हैं ये जब आते हैं। तो 3-4 आते हैं, अकेला नहीं आता है। एक आएगा फिर वो ऐसे ऐसे चोंच हिला के 2-3 बार आवाज मारता है तो उसके हाँ, साथ वो में कहीं और संगठन से आ की शक्ति जाते हैं। उनकी है, वो तुरंत पुकार लेते हैं लोगों को। तो तुरंत जो है उनका वहां पे अपनी एक शाखा खोल देते हैं। और एक कहावत है कि कौवा, अगर कोई मतलब कहेगा आप कौवा शाखा कान कुछ लेकर और उड़ मत गया। समझिए, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा हाँ, टाइप हाँ, बात कर रहा हाँ। हूँ। कोई हाँ, अगर ये कहे कि कौवा कौवा कान कान ले। लेकर उड़ गया, तो कान देखोगे कि कौवा किसका कान लेकर कौवा उड़ा था आज तक। हाँ, मतलब पता नहीं इसकी क्या, कुछ तो इसका एक हिस्टोरिकल रेफरेंस होगा, खोजा हाँ, जाएगा लेकिन तो आप शायद। सोचिए कि वो आदमी कितना मूर्ख है जिसका कौवा कान लेके हो जाए, मतलब कितना ही लापरवाह है। अच्छा हुआ कि कौवा लेके हो गया। हाँ, वो एक काम कहावत और काम भी के है, काबिल नहीं। बनारस में भी कौवे काले ही होते हैं। ये काबुल के गधों को हाँ, इंस्पायर। हाँ, वहीं से है ये कौवा। लेकिन कौवा ये हंस की चाल क्यों चलता है? कौवा चला हंस की चाल, भूल गया ये अपनी भी सब चाल। ये सब अगड़ों उच्च हाँ, अभिजातियों की साजिशें हैं। जैसे वो भी है ना कि हंस की चाल रामचंद्र। बाय द वे किसी ने नहीं देखी कि हंस की चाल क्या होती है, हाँ, लेकिन बता दिया कि हंस की चाल चल रहा है। वैसा ही बायस ये भी है कि देखिए रेसिज्म का शिकार के रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हम्म। हंस चुगेगा दाना सबका, कौवा मोती खाएगा। हाँ, ये डेमोक्रेसी विरोधी लाइन है ये। हाँ। हाँ, बिल्कुल जो सही। सबसे खतरनाक कहावत है कौवों के बारे में, सबसे ज्यादा बदनाम करने वाली, वो ये है कि चालाक कौवा गू खाता है। हाँ, तो अब ये होगा तो अब ये भी एक संकट है। और ये जिन्होंने भी बनाया उनको पता नहीं कि कौवा चालाक ही होता है, हाँ, नॉन चालाक कौवा नहीं होता कोई भी। नहीं, एक ही कौवा है जो कि चालाकी में हार गया एक जीव से, वो जीव है लोमड़ी। और ये कहानी है कि कौवा डाल पे बैठा हुआ, और वो रोटी लेके बैठा हुआ था, और लोमड़ी ने कहा कि तुम तो इतना अच्छा गाते हो, मैं तुम्हारा गाना सुनने के लिए मरी जा रही हूँ, तुमने इतने दिन से कुछ गाया नहीं।
तो कौवे को लगा कि यार हर आदमी मुझे कोसता है, पहली बार कोई समझ नहीं आया उसको कि ये चने की झाड़ पे मुझे चढ़ा रही है। जैसे उसने गाने के लिए मुंह खोला, वो रोटी गिर गई और लोमड़ी रोटी लेके भाग गई। हाँ, ये कहानी भी हम लोगों ने बचपन में पढ़ी है। तो ये लोमड़ी जो है वो उससे भी तेज है। हाँ, एक्चुअली कौवा तो कहिए तो कौवा चतुर होता है, चालाक नहीं होता। हाँ, घाघ लोमड़ी नहीं। चालाक होती है। हाँ, ये कौवा अपने काम भर की चालाकी जानता है, मतलब जो उसके डेली लाइफ में हाँ, सर्वाइवल के लिए जितनी जाननी चाहिए, किसी को ट्रिक करने वाली चालाकी नहीं है उसमें। हाँ, वो है। और इंसान हमेशा खुद को बचाने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बुराइयां अगर किसी एक जीव में है तो आदमी है। उसने अपनी दुर्बलताओं को छुपाने के लिए किसी को हाथी कहा, क्योंकि वो तो हाथी जैसा है, वो तो गधा है ना। किसी को गरियाना हो तो कहते हैं सुअर के बच्चे, है ना। किसी को कहना क्या, अरे एकदम कौवा है ये ना, लोमड़ी है ये, इसकी लोमा जैसी बुद्धि है इसकी, है ना। इस तरह की चीजों से, अभिव्यंजनाओं से लोगों ने एक दूसरे को, हम लोग अक्सर हमारे मित्र मंडली में हम लोग बात करते थे कि कुत्ते जब गालियां बकते होंगे तो क्या कहते होंगे, भाव भाव करके जब एक दूसरे को गरियाते हैं, तो वो एक कहता होगा आदमी के बच्चे, दूसरा कहता तू आदमी का बच्चा है ना। और दो कुत्ते अगर आपस लड़ रहे हैं तो फिर वो जब बाद में पंचायत होती है जिसमें 15-20 कुत्ते इकट्ठा हो जाते हैं, तो बताते होंगे कि इसने मुझे पहले कहा था कि तू आदमी का बच्चा है, तब मैंने इसको काटा। कौवे उवे को बेचारे को बदनाम करना जो है ना, आदमी, ये वही स्थिति है कि एक किसी खंभे या मूर्ति के चारों तरफ आप 4 चक्कर बहुत तेजी से भागते हुए लगा लो तो आपके सर के मच्छर उस मूर्ति पे आ जाएंगे। जो मच्छर पुराण हम लोगों ने, मत्स्य पुराण पे जब हम लोगों ने बातचीत की थी तो इसमें हमने ये दृष्टांत बताया था। तो ये वही वाली कहानी है कि अपने आरोपों से दूसरे को लाद दीजिए ताकि आप बच जाएं, दूसरा आइडेंटिफाई हो जाए। संस्कृत में इसके लिए एक सूत्र है, खला सर्षप मात्राणि परिच्छिद्राणि पश्यन्ति आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यनापि न पश्यति। जो मूर्ख हैं, दुष्ट हैं, वो सरसों के बराबर भी दूसरे का दोष देखते हैं, अपना बेल बराबर दोष उनको दिखाई नहीं देता है। सही, बेल बराबर है, सरसों और बेल का क्या बढ़िया है। तो ये कौवा पुराण आज इतना ही इसमें, और 3 ताल में अभी एक छोटे से ब्रेक का समय है, और ब्रेक के उस पार विज्ञापन की माया पर बात करते हैं। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आपका 3 ताल में। आज तक रेडियो पर 3 ताल आप सुन रहे हैं, और हम 3 तालिये कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और कुलदीप सरदार आपके साथ हैं। तो अगला विषय ये है कि फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बहाने हम विज्ञापन और उसकी शोबाजी पे बात करना चाहते हैं। एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ इस हफ्ते जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनके सामने कोका कोला की 2 बोतलें रखी थी, और उन्होंने वहां रखी उन दोनों बोतलों को उठाया और फ्रेम के बाहर, कैमरा का जो फ्रेम था उसके बाहर सरका दिया, और पानी की बोतल उठा करके उन्होंने कहा अगुआ। अगुआ यानी पानी, पोर्टुगीज में इसका मतलब पानी होता है। तो बस इतने से ही 25 सेकंड के इस वाकये से ही इसका ऐसा असर हुआ कि कोका कोला के शेयर्स धड़ाधड़ गिरने लगे, और इसकी वजह से कंपनी को एक दिन में ही 29,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। इस पर एक बड़ी सुंदर बातचीत हमने आज का दिन में भी की थी, उसी दिन जिस दिन की ये घटना है, और जो कि हमारा रोज सुबह का न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट है। तो पत्रकार प्रकाश के रे से हमने इस पे बात की थी, और उन्होंने इसमें एक और दिलचस्प बात ये कही थी कि बहुत क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अतीत में वो खुद भी इस तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऐड करते रहे हैं। तो ये रोज की घटनाओं पर इस तरह के छोटे एनालिसिस तो हम आज का दिन और दिन भर में करते रहते हैं जो हमारे डेली शोज हैं, पर आज मैंने सोचा कि थोड़ा विस्तार से बात की जाए विज्ञापन और उससे जुड़ी हुई
स्टार अपील पर, है ना, कि स्टार अपील पर उसके बाद से ही बात हो रही है कि वो कितनी ताकतवर चीज है कि चंद सेकंड में करोड़ों कमाने के मौके दे सकती है और करोड़ों का नुकसान भी करा सकती है। मैं थोड़ा चाहता हूं कि आप लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस से बात शुरू करें। ताऊ, आपका एक्सपीरियंस क्या ऐसा रहा है कि आपको कभी याद है पहले कि आपने किसी विज्ञापन को देख करके या उस विज्ञापन को प्रमोट कर रहे, उस प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे किसी सेलिब्रिटी से प्रभावित होकर के कुछ खरीदा हो, बचपन में या जवानी में या कभी भी, अभी भी? पहले तो मैं एक किस्सा सुना दूं। वो ये कि मैं श्रीलंका गया था, तो वहां पे हम लोग दिन में घूम रहे थे, तो अपने सहयोगी जो हमारे हैं उनके बोतल, पानी के बोतल से एक सिप जो है किसी ने ले लिया, प्यास बहुत जबरदस्त लगी थी, तो फिर पता चला कि पानी नहीं था उसमें। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की इस घटना पे मैं विश्वास नहीं करता। पहले तो ये है ना कि हो सकता है कोक से भी खतरनाक चीज वो अक्वा में हो, कुछ बकार्डी जो वाइट होती है, जिन है, जिन टॉनिक है, वो सब भी पानी जैसा ही दिखते हैं। रूसी क्रांति की चीजें भी हो सकती हैं। हाँ, अब उनको कोका कोला से क्या परेशानी है, क्या होता है, ये बहुत सारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसलिए हैं क्योंकि कोका कोला और पेप्सी जैसी कंपनियों ने उस टूर्नामेंट को इस हद तक बढ़ा दिया है ना, उस पर खर्च करके। ये प्रोडक्ट है कोका कोला, जैसे स्प्राइट है, जैसे फैंटा है, वैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी प्रोडक्ट हैं कोका कोला के। ये एहसास उनको ये होना चाहिए। दूसरी बात, कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, अगर कोका कोला स्पॉन्सर है, उनके पीने के लिए नहीं रखी गई थी बॉटल वहां पे। वो बॉटल की पोजीशनिंग होती है, वो निर्धारित होता है कॉन्ट्रैक्ट के तहत कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो यहाँ पे मेरी बॉटल रखी होगी, पीछे हमारा ऐसे नाम लिखा होगा। तो एक तो कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन, आप ना उस काम को करो मत, आप उससे एसोसिएट मत करो। अभी एक इंग्लैंड के खिलाड़ी थे, उन्होंने कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स में वो जर्सी नहीं पहनेंगे जिसमें एक ब्रांड का नाम है जो कि अल्कोहल से रिलेटेड है ना। तो आप एक तो ये समझो, ये सब जो स्टंट है ना, मैं इसका समर्थन नहीं करता। मैं कोका कोला का समर्थन भी नहीं करता। वो इसलिए कि कोका कोला जो है वो स्वास्थ्य के लिए, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, उसमें इतना चीनी होता है कि आदमी ऐसे खा ले तो मर जाए, है ना। तो रह गई बात उसकी, अब है कि उनके उस स्टंट से कोका कोला को इतना नुकसान हो गया क्योंकि शेयर के भाव भी गिर गए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के प्रशंसक हैं, एक बार इस बात को भी बल मिला, जोर के साथ मीडिया में आया कि कितना हानिकारक हो सकता है ये सॉफ्ट ड्रिंक इत्यादि आपके लिए। तो इस लहजे से देखें तो एक सोशल कॉज भी है, लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। और उन्होंने इस नजरिए से देखें तो एक अच्छा काम किया, और उनको करने का तरीका गलत था, वहां पर नहीं करना था जैसे उन्होंने किया। उससे किसी व्यावसायिक कंपनी को जो उस इवेंट को स्पॉन्सर करके उसको नुकसान पहुंचाया उन्होंने, ऐसे काम नहीं किया जाता। पर मैसेज देने का मैसेज सही था, तरीका गलत था। अब आते हैं मैसेज पे। जो मैसेज लोग देते हैं, आप ये जान लीजिए कि सिगरेट अभी तो बिल्कुल विलन बनाया जा चुका है उसको। कहीं सार्वजनिक स्थल पे लोग पी नहीं सकते, पीने वाले को भी अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है, एक तरह से सामाजिक बहिष्कार टाइप का हो गया उनका। लेकिन जब सिगरेट की शुरुआत हुई थी ना, तो उसको एक दवा के रूप में बेचा जाता था। फिर सेलिब्रिटी लोग, हाँ, कि ये जो है आपके मतलब दमे को ठीक कर देगा ऐसा करके, या तो कोका कोला में भी था यही। ये सब चीजें शुरू में ऐसे बेची जाती थी जैसे कि ये बहुत अच्छी चीज हो। और सिगरेट जब कोई आदमी अपनी उंगलियों के बीच में रख के बात कर रहा होता था, है ना, या धुएं उड़ा रहा होता था, खास करके तब जब वो सेलिब्रिटी हो, तो उसका एक अर्थ ही अलग होता था। बहुत सारे लोगों को सिगरेट पीने की आदत उन्हीं इमेजेस से लगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्योंकि उनका जो आइडल था वो सिगरेट पीता था, तो वो भी पीने लगे। मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें, बाय द वे, बचपन में, अभी भी जवानी में भी, आप किसी व्यक्ति को अपने से करीब पाते हो सेलिब्रिटी होने के कारण, क्योंकि उनकी तस्वीरें हमेशा आपके ऊपर, आप बॉम्बार्ड होते हो, टीवी पे देखो, अखबार में देखो। तो बहुत सारे मैं नाम नहीं लूंगा, पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मैंने विज्ञापनों से प्रभावित होकर खरीदा है, उसको उपयोग में लाया है। अगर मेरा फेवरेट सेलिब्रिटी कहता है कि ये परफ्यूम मैं लगाता हूं, तो हो सकता है कि मैं वो परफ्यूम खरीद लूं। फिर आप जब बड़े हो जाते हैं, मतलब हम मेरी उम्र के हो जाते हैं, बहुत चक्कर लगा चुके होते हैं सूरज के आप, तो आपको लगता है कि यार ये सब बकवास है। आदमी को प्रोडक्ट की क्वालिटी पे जाना चाहिए, इंडोर्स कौन कर रहा है उस पर नहीं जाना चाहिए।
पर आप याद करिए जब पेप्सी आया था इस देश में, है ना, तो क्या हंगामा हुआ था। उन्होंने पाठ दिए थे, विज्ञापनों, गांव तक के होर्डिंग उनके पास थे, है ना, दीवारों पे उन्होंने पेप्सी लिखवा दी। और सचिन तेंदुलकर कहते थे यही है राइट चॉइस बेबी, यही है राइट चॉइस बेबी, और लोग, और उसी से पेप्सी बढ़ा। और एक बार वो आरोप भी लगे थे पेस्टिसाइड्स वाले, और मतलब वो पता नहीं आरोप कितने सच थे कि कोका कोला मतलब टॉयलेट क्लीनर और इस तरह के प्रचार किए गए कुछ स्वदेशी। नहीं, बाकायदा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में ये नारायण, क्या उनका नाम था, सुनीता नारायण, हाँ, तो उन्होंने बाकायदा जांच करके और उसको वैज्ञानिक रूप से साबित किया था कि ये कितनी पॉइजनस हैं, ये चीजें किस तरह की डैमेजेस कर सकती हैं। और उसके बाद मिस्टर परफेक्शनिस्ट जिनको कहा जाता है, उनका एक ऐड आया था, और वो बिल्कुल ये ठंडा मतलब वाला तो मुहावरा आया, और वो सारे आरोप भी किए गए। तो अच्छा, उन्होंने इनको छोड़ दें, अगर इलेक्ट्रॉनिक ले लें, घर के प्रेशर कुकर ले लें, है ना, वो प्रेस्टीज से जो अपनी बीवी से करे प्यार, वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार, जैसे लाइन आ गई। और आप देखो कैसे ब्रांड तो बनते ही हैं उनसे, और उनसे प्रभावित होकर लोग खरीदते हैं, जिसमें मैं कोई बुराई नहीं समझता। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज। आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट तो खरीदना ही है। अभी तो हालत ये देखो कि दो सबसे रोचक हैं, एक तो था कर लो दुनिया मुट्ठी में, और दूसरा था ये हम हैं सहारा भारत है हमारा। क्या सॉफ्ट क्लेम था। और अल्टीमेटली आज इस हालत में है कि हम दवाएं भी, सेलिब्रिटी लोग दवाएं भी करते हैं। कोई घुटने के तेल कर रहा है, जावेद अख्तर साहब कर रहे हैं, या कोई कर रहा है पेट सफा हर दर्द दवा, सिर दर्द की गोलियां तक, है ना। तो ये तो बात है, मुझे लगता है कि जावेद अख्तर के विज्ञापन करने वाले जो लोग हैं उनके एस्थेटिक्स के साथ बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं बारहा ये पाता हूं कि हिंदुस्तान में सबसे बुरे, गंदे, ऐंचे ढाड़े कुर्ते पहनने का जो खिताब है वो जावेद अख्तर के पास है। वो लगता ही नहीं है कि किसी आदमी ने पहन रखा है, लगता है कि एक हैंगर में टंगा हुआ कुर्ता जो हवा के थपेड़ों से अपना आकार और अपना विस्तार गड्ड मड्ड कर चुका है। अंड का बंड लगता है उनका कुर्ता उनकी देह पे। विज्ञापन आवश्यक है। विज्ञापन का काम क्या है? विज्ञापन का काम यही है कि वो लोगों तक अपना एक संदेश पहुंचाएं, और एक ऐसे व्यक्ति को जिसका अनुसरण किया जाता हो। गांव में अगर ठाकुर साहब की गाड़ी होती थी एम्बेसडर, है ना, तो हम लोग सभी चाहते थे ना कि हम भी एम्बेसडर पे चलें। हालांकि वो मौका ही नहीं लगा, क्योंकि तब तक एम्बेसडर ही खत्म होगी जब तक हम लोग गाड़ी खरीदने लायक हुए। हाँ, मैंने जिस साल ताऊ से कहा कि मैं एम्बेसडर खरीदना चाहता हूँ, उसी साल एम्बेसडर आखिरी बंद हो गई। तो ये अनुसरण करने वाला मौका आता है तो लोग खरीदते हैं। और मैं विज्ञापन, मतलब अगर कोई एक दिन भाई 3 ताल में या किसी दिन पुरानी कारों की चर्चा होनी चाहिए। एम्बेसडर सुनते ही ना एकदम रोए में कुछ कुछ होने लगता है, देह में अम्बासेडर। हाँ। अरे दूसरी बात यह है कि जो विज्ञापन दाता टाइप के लोग इस 3 ताल को सुन रहे हो, तो उनको मैं बता दूं, यार हम लोग 1.5-2 घंटे यहाँ पे करते हैं बातें, है ना। तो आपके पास अगर कोई सामान हो जो 3 ताल में फिट होता हो, और आप उसको विज्ञापन करना चाहते हैं, तो हमें बताएं। हम तो उसकी आलोचना भी इतनी करेंगे कि बदनाम भी होके उसका नाम ही होगा। हाँ, और हम 5 मिनट तक आपके सामान की खूबियों के बारे में बता सकते हैं, अगर आपके सामान में खूबी हुई तो, है ना। तो ये तो मेरा ये मतलब हमारे कार्यक्रम में कोई विज्ञापन नहीं है, कोई इसका स्पॉन्सर नहीं है। कोई करना चाहता हो तो सरदार बोल जरा तू जाने महबूबी, मुझ में ऐसी क्या है खूबी। तो ऐसा कुछ अगर होगा, और मुझे बचपन, और radio@aajtak.com है ईमेल आईडी। बिल्कुल। हम लोग कभी कभी चाहते हैं इसमें भी अगर कोई स्पॉन्सर आए, कोई विज्ञापन आए, मतलब कोका कोला वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूते मार रहा है पब्लिक में, यार इधर आ जाओ, अपन बताएंगे तुमको और क्या खराब है, कितना अच्छा है। कोका कोला के लाभ, पीने के अलावा भी क्या क्या लाभ है उसके। या आप आमिर बन सकते हैं, या आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अरे कोका कोला दूध में मिला के पी सकते हैं, ठंडा ठंडा, पूरे हरियाणा में पिया जाता है, बहुत जबरदस्त लगता है। अरे बाप रे। एक वो बोतल आती है कांच की ताऊ, जिसके ऊपर काला स्टिकर होता है, और बहुत ही पुराने इटालियन फॉन्ट स्टाइल में, क्लासिकल वे में जे और डी से कुछ लिखा हुआ होता है। उसमें भी तमाम अमेरिकी जो है कोका कोला मिला के पीते हैं। हाँ, कोका कोला मिलाकर, कोका कोला का उपयोग जो वो तो संगनी है बहुत सारे चीजों की। और
कोक बोला जाता है ड्रग्स को, एक कोकीन होता है उसको भी कोक बोलते हैं लोग, कैसे उससे अलग है ना। और बच्चों को हालांकि नहीं पीना चाहिए, पर लोग यहाँ पे सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, उनको आप बोल रहे कोका कोला मत पियो, हानिकारक है। हानिकारक तो बापू भी है सेहत के लिए, लेकिन क्या करें, हाँ। है ही। पर ये जो आपने गांव शहर वाली बात की ना, कि क्षेत्रीयता की जो स्टार अपील, मतलब हम गांव शहरों में भी, छोटे कस्बों में भी कुछ एक लोगों की ऐसी स्टार अपील होती थी जिन्हें लोग फॉलो करते थे। उसके कुछ सोशल फैक्टर्स भी थे भाई, अक्सर उसमें कास्ट भी एक बड़ा फैक्टर होता था, इकोनॉमी भी एक फैक्टर होता था, पर और भी फैक्टर होते थे, पढ़ाई लिखाई भी एक फैक्टर होता था। जैसे मतलब मोबाइल लेना है तो कौन सा लें, तो अरे जवन मंगनी कलरिका अनमोल खरीदी से वही ले लो। तो ये हो गया मोटारोला खरीदा गया, तो और उसको मोटारोला ही कहते थे सभी लोग, किसी ने उसको मोटोरोला नहीं बोला। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि ये जो है ना, और ये चालाकी जो है विज्ञापनों की, ये एकदम अलग लेवल पे साजिश वाली चीजें मुझे लगती। किस तरह से मार्केट को पहचान के और कैसे उसमें घुसते हैं। कितने सूखाग्रस्त जिलों में मध्य प्रदेश और राजस्थान के मैं घूमा हूं, जो 4-4, 5-5 साल तक अकाल देख रहे थे, लोग वहां पे मर रहे थे, भूख से मौतें हो रही थी, लेकिन वहां भी कोका कोला की बोतलों की पेटियां जो है वो, या पेप्सी की या अन्य पेय पदार्थों की बोतलें आपको पकौड़ी और ये पोहा बेच रही दुकानों पर मिल जाती थी। तो ये विचित्र है। एक विज्ञापन है। अभी राजस्थान में एक बच्ची और एक महिला की तस्वीर आई थी। बच्ची 30 किलोमीटर चल के जो गए, पानी के अभाव में प्यास से मर गई, लेकिन आप टीवी पर वहीं पर ऐड आता है जहां पे ऊंट जो है वो बिस्लेरी पी रही है। बिल्कुल, ऊंटनी समझा रही है बेटे को, हाँ, तो बिस्लेरी हर जगह कर देती है, कुल्ला कर देती है दुकानदार के ऊपर ऊंटनी कि हमें मूर्ख बना रहे हो नकली बिस्लेरी पिला करके। बिस्लेरी आपको राजस्थान के जैसलमेर से कहीं एकदम सुदूर चले जाओ तो सब में, बॉर्डर तक सब में मिलेगी। पानी सम के रेगिस्तान में मैं बुद्ध पूर्णिमा पे गया हूँ, जैसलमेर से करीबन 30-35 किलोमीटर आगे है। वहां से बॉर्डर शुरू हो जाता है पाकिस्तान का। केवल रेत के पठार और पूरा रेतीला रेगिस्तान है, एक पौधा देखने को नहीं मिलता है। वहां पे भी आपको 2-3 दुकानों में आइस बॉक्सेस में रखी हुई पानी की बोतलें, बिस्लेरी की और कोल्ड ड्रिंक मिल जाता है। 4-5 तरह की भुजिया नमकीन टंगी रहती हैं और ये चीजें मिल जाती हैं। तो जहां तो पानी नहीं है, भी अर्थ संकोच हो गया है, जैसे डालडा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वाली स्थिति है। एक विज्ञापन का मैं और जिक्र कर दूं, जो कि मुझे लगता है कि वो किस हद तक जाता है। बनारस के एक घाट पे बैठ करके लोग रेडियो पे कमेंट्री सुन रहे हैं किसी क्रिकेट मैच की, और दूसरे देश की टीम वो मैच जीत जाती है। अपने देश की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए कैडबरीज चॉकलेट का एक डिब्बा लेकर के लोग वहां पे बैठे हैं, और उसके बाद में जब अपनी टीम हार जाती है, दूसरे की टीम जीत जाती है, तो एक बच्चा छोटा सा कहता है अरे कोई तो जीता है, और लोग कैडबरीज खाते हैं। और इसी का विस्तार करते हैं अमिताभ बच्चन इसी चॉकलेट के लिए। मिस पालमपुर 5 रुपए में सेलिब्रेट करने वाली चॉकलेट बेचते हुए, जिसमें भैंस मिस पालमपुर बन करके आ रही है, लोग धोती कुर्ता और कुर्ता पजामा जैसे कपड़े पहने हैं। कैसे आप कैडबरीज, जिसका मिठाई की पूरी चेतना में दूर दूर तक भारतीय जनमानस से कोई संबंध नहीं रहा, बिल्कुल बिल्कुल, उसको कैसे आपने, अब छोटे बच्चे, हमारी उम्र में हम लोग घर में कहते थे कि हमका चिज्जी चाहिए। चिज्जी, चिज्जी मतलब कोई मीठी चीज, है ना। कोई बच्चा गिर जाता था तो कहते थे अरे अरे कोई बात नहीं, कोई तुमका चिज्जी दिलाएंगे, तुमको चिज्जी दिलाएंगे, है ना। पैसा दे दो, चिज्जी लेनी है। दुकान पे जाके हम कहते थे, खुद मुझे अपना बता रहा हूँ, कि चिज्जी दे दो। 1 रुपए का सिक्का या 20 पैसे का सिक्का, 10 पैसे का सिक्का देके चिज्जी मांगते थे। वो कुछ ना कुछ कोई टॉफी कंपट उस सिक्के की औकात के हिसाब से हमको पकड़ा देता था। लेकिन अब बच्चे चिज्जी नहीं मांगते, अब बच्चे कहते हैं चॉकलेट ले, ए बाबू हमके चॉकलेट दिया था, ए माए हम चॉकलेट ले। इसमें बाबा मिठाई बंटती थी ना, खुशियों में मिठाई बंटती थी, और हाँ। लड्डू मन में लड्डू फूटने का एक सेंटेंस था। बिल्कुल, उसको भी बाय द वे रिप्लेस कर दिया, एक चॉकलेट ब्रांड ही है ना वो,
जो कहता है एक्लेयर्स का लड्डू एक और फूटे। लड्डू फूटा, एक और लड्डू फूटा, डबल ब्लास्ट है वो। हाँ, तो लड्डू रिप्लेस हो गया। एक्लेयर्स का डबल ब्लास्ट। अच्छी टॉपिक है वैसे, लेकिन ठीक है। और त्योहारों को खा गए ये लोग, मतलब ऐसा विस्तारीकरण हुआ है कि होली में, दिवाली में, किसी भी पर्व त्योहार, ईद में भी इन्होंने चॉकलेट चला दी है कि आप अमेजन से चॉकलेट ऑर्डर करके ईद पे अपने दोस्तों को ईदी और गिफ्ट भेज सकते हैं। तो विज्ञापन बहुत ही खतरनाक चीज है। और मैं बिल्कुल, लेकिन बेसिक विज्ञापन में जाना चाहूंगा बाबा। जब हम छोटे थे तो कुछ ब्रांड होते हैं ना, जो 2-3 जिलों के ब्रांड होते हैं, उनका वो अस्तर नहीं होता, वो दीवारों पे चूने और नील से लिख देते थे सीपको साबुन, गंगा उसका नाम था हाँ, सीपको। बिल्कुल। तो वो क्या करता था, एक स्थानीय गायक को, है ना, उसने हायर किया था, उसके पास कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं था, तो उसने स्थानीय गायक को हायर किया था, जो वहां की भाषा में एक बस से उतरता था, उसके पास एक वो होता था जिसमें माइक और लाउड स्पीकर एक साथ होता है ना, वो लेकर के वो गांव गांव घूमता था कि सितको सबुनिया एलोरे मुनिया। तो वो उसको लेके चलता था। फिर मैं ननिहाल जाता था, तो ननिहाल की तरफ सितको साबुन का कोई नाम ही नहीं था, और वो बाय द वे नहाने में, कपड़े धोने में, दोनों में यूज होता था। वो बिल्कुल बोलते भी बिल्कुल। थे कि दोनों में पहले काम आता है पीली ना? वाली बटिया आती थी, हर तरह हाँ का काम करती थी। हाँ। तो वो जब मैं उधर गया तो वहां पे चश्मा गोला साबुन होता था। मतलब यहाँ पे ये सितको जो है स्क्वायर होता था, है ना, वो जो है एक बटिया नहीं होता था, वो मतलब गोला होता था, गोले को आधा काट देते थे, उसका नाम था चश्मा गोला साबुन। तो जब हम रेडियो नेपाल लगाते थे तो उसमें चश्मा गोला साबुन का ऐड आता था, क्योंकि वह उन जिलों में सुना जाता था बिहार में जहां पे कि वो चश्मा गोला बिकता था। वो स्थानीय रूप में बिल्कुल दीवार में चूने वाली पेंटिंग करके लेते थे। अब तो जमाना खैर बहुत बदल गया है, वो सारे साबुन भी गायब हो गए हैं, उसका बिल्कुल। स्थान जो है वो घड़ी डिटर्जेंट ने लिया। और चूंकि घड़ी गुजरात का है और सितको या चश्मा गोला बिहार का था, वो वहीं रह गए, और घड़ी ने पूरे देश को अब घड़ी एक पहले शुरू में विज्ञापन थी। एक विज्ञापन का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आप ही की बात से याद आया, जो जब शहर टू शहर वाली बसें जो होती थी, उसमें चढ़ता था एक आदमी, और वो कहता था, और ये 10 रुपए का पेन भी भाई साहब अकेला नहीं आता है, इसके साथ मिलेगा आपको एक कंगा। हाँ जी भाई साहब आया। तो वो कोई उसको बुला नहीं रहा है, लेकिन वो बेचारा हाँ एक हाँ बहन हाँ जी के लिए भी, हाँ जी हाँ अभी आया हाँ बस। हाँ। लेकिन वो बेचने का अभिनय करते हुए कि मेरा बिक भी रहा है लगातार, कि मैं एक वो हमारे लाया यहाँ हूँ। था। बिल्कुल बिल्कुल, सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। ना 2 रुपए में वो सोने की चेन बेचता था जो, है ना। और बच्चा फाड़ दे काट दे तो ज्ञान की, गारंटी हाँ। नहीं है। और ये सामान्य ज्ञान की किताबें, वो कौन सा देश है जहाँ पे कपड़े पे अखबार छपता है, कौन से देश में आधी रात का सूरज निकलता है, कौन से देश में पानी को पिया नहीं जाता, बुलेट कौन सा, स्पीड में हाँ बोलता था। हाँ, अरे एकदम ताबड़ तोड़ एकदम। गजब था। मेरा अनुभव ये रहा है उस बस वाले में, एक आदमी था, वो कहता था, वो लॉजेंसेस बेचता था। वो जो होते थे ना कि 2-3 कलर के होते थे, वो काले वाले में थोड़ी खट्टाई होती थी, ऑरेंज वाले ऑरेंज में वाला। ऑरेंज का होता था, हाँ इस हाँ तरह का मिक्स हाँ। होता था वो। तो वो कहता था कि 5 रुपए में एक बोरा। ठीक है। तो पुड़िया को ना वो बोरा बोरा बोलते। बोलता था, बोरिया। 5 रुपये बोरिया, जितना लेना है ले जाओ। तो उसमें जो है होते तो कुछ 20-25 होते होंगे, पता नहीं, याद नहीं है, पर वो मुझे बहुत याद रह गया, उसका कहना कि वो बोरे में बेच रहा है। 20 उसकी तय संख्या रही है। मैंने देखा कि हमारे यहाँ लालगंज, उन्नाव, कानपुर, रायबरेली की बसों में भी संतरे वाली की गोली 20 मिलती थी, और ये चुचुड़ा, हावड़ा और कोलकाता में भी वो 20 मिलती थी। संतरे वाली गोली संतरे के आकार में कटी हुई। हाँ मतलब अंदर से अर्ध चंद्राकार होती हाँ, थी। और उसमें लाइंस भी होती थी, जैसे हाँ, लाइन होती थी लाइन बाकायदा। अभी भी मिलती है वो, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो दूसरा एक मुझे मैं एक और किस्सा सुनाना चाहता हूँ, वो ये कि अभी तो पता नहीं कैसे कैसे चैलेंज होते हैं, आइस बकेट चैलेंज, ये चैलेंज, है ना, लोगों को चैलेंज लेना पड़ता था। मैंने एमबीए नहीं किया था, एमबीए में भी शायद इस तरह के टास्क दिए जाते होंगे, पर अपन जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे यहाँ हॉस्टल में चैलेंज होता था कि कुछ बेच कर आना है। जैसे कि राख, है ना, अगरबत्ती का राख जो है पुड़िये में बांध के 20 पुड़िया बनाया, फिर उसको लेकर रेलवे स्टेशन गए और बेच के आना है आपको। कितना कौन बेच सकता है, मैंने भी 4-5 बेचे हैं इस तरह से, वहां पे एकदम लग के ये जो है आपको वशीकरण वाला भभूत है। तो इस तरह से हमने वो बेचा है। हमको ये चैलेंज दिया जाता था कि आप ये चॉकलेट बेच कर आओ। तो उसके बारे में अतिशयोक्तियां कह कह कर, और जो हमने सुन रखा था बस वालों से यहाँ वहाँ,
उस तरह से बोलने की, उसकी मिमिक्री करके बेचने का प्रयास करते थे। और उस समय जो है, उस समय कुछ भी बता देते थे कि इससे मतलब आपका पेट भी ठीक हो सकता है और आपके कान से मवाद निकलता हो तो वो भी ठीक हो जाएगा। इस तरह से अतिशयोक्तियां करके बेचते थे। विज्ञापन अतिशयोक्तियों का ही एक माध्यम है। एक अकेला विज्ञापन जो मुझे हमेशा से लगा कि उससे ईमानदार कुछ नहीं हो सकता है, वो विज्ञापन, अब तो वो और चीजों के लिए भी अनिवार्य हो गया है, 2-4 चीजों के लिए, लेकिन जब मैं पत्रकारिता का छात्र था और एक क्लास कोई बहुत जानी मानी हस्ती विज्ञापन जगत की आई हुई थी, और वो सज्जन हम लोगों की क्लास में ये समझा रहे थे कि विज्ञापनों को कैसे देखें, उनकी प्रति जो दृष्टि है उसके बारे में बात हो रही थी। तो मैंने उनसे ये कहा था कि मेरा तो असेसमेंट ये है कि पेप्सी कोला से ज्यादा ईमानदार, या बाकी भी बहुत सारे विज्ञापनों से ईमानदार, शराब का विज्ञापन है, क्योंकि वो अल्कोहल कितना प्रतिशत है ये भी बताते हैं, और उसमें वैधानिक चेतावनी भी होती है, भले ही किसी कारण से हो, लेकिन उपभोक्ता के लिए तो बोतल पे लिखा है ना कि शराब, मदिरा पान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेप्सी पे आपने कभी लिखा नहीं, हानिकारक दोनों है। तो हमको लगता था कि नहीं भाई, ये लोग ज्यादा ईमानदार हैं, इसलिए इन्हीं को मुंह लगाओ। और सबसे अच्छा मुझे लगता है जितने भी ये निवेश वाले विज्ञापन होते हैं ना, उसके हित में बोलना एक अनिवार्य है। बीमा जो है वो पता नहीं किसकी विषय वस्तु है। अरे ताऊ, आज ही एक घटना हुई है। इतनी तेजी से बोलते हैं वो कि किसी को कुछ समझ में नहीं आता। कंडीशन अप्लाई जैसा है वो। नहीं, वो आज ही हमको एक हमारी टीम के साथी ने मजे लेने के लिए 500 से अधिक म्यूचुअल फंड मित्र होने की वजह से उसने एक स्क्रीनशॉट लिया फेसबुक का, और मुझे फेसबुक पे टैग किया कि सर मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारे म्यूचुअल फंड बहुत फ्रेंड्स जो है बहुत ज्यादा हैं। तो मैंने उसको नीचे टिप्पणी में यही लिखा है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, और सेवा शर्तें लागू। हाँ, वो एक जो लोकल सबसे खतरनाक और ना समझ आने वाला विज्ञापन LIC का है। बीमा आग्रह की वस्तु है। अरे क्या आग्रह की वस्तु? तो ये जो पैट होती थी लोकल, उसका भी एक विज्ञापन बहुत स्पष्ट, माथे में एकदम तीर की तरह लगने वाला, 35 भरो हर माल 35। वो उससे स्पष्ट विज्ञापन नहीं हो सकता। आप कुछ भी उठा लो 35, और वो ताली बजाते हुए कई बार, जैसे वो कव्वाल संगत करते हैं ना, ऐसे 2-3 लोग खड़े होते थे। और ये यहाँ पे दिल्ली में जनपथ में जो पचरी मार्केट है, हाँ है ना, तो वहां पे वो 3-4 दुकानें एक साथ, ले लो 35, आओ 35, पूरे 35, ले लो 35, भर लो 35, 35 आओ 35, ले लो 35। वो चलता रहता है कुछ देर तक, वो 2-3 मिनट तक चल के फिर पॉज आता है। वो 30 सेकंड के पॉज के बाद फिर वही शुरू कर देते हैं। और वो वाला बहुत कर रहा है। एक रेल में होता था हमारे वहां पे, वो बंदा बेचता था अपनी चाय, तो वो कहता था इस रूट की सबसे बदनाम चाय, इस रूट की सबसे खराब चाय, ऐसी चाय आपने कभी नहीं पी होगी। यहाँ पे है वो, हापुड़ बरेली वाले लाइन पे है वो, नौचंदी में मिलता है, नौचंदी एक्सप्रेस में मिलता है अक्सर। कानपुर का वो जो मिठाई वाला है, पूरा उसका मार्केटिंग कैंपेन यही रहा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, ठग्गू। ये है। बाकी एक खिलौने वाले का वीडियो बहुत वायरल हुआ था यहाँ पर मैं उसका गिरिडीह के बेवकूफ होटल का, अभी तो बेवकूफ के बहुत पार्ट हो गए, बेवकूफ नंबर 1, असली बेवकूफ, सबसे बड़ा बेवकूफ, और इस तरह के बेवकूफ होटल है वहां पर जो ओरिजिनल बेवकूफ होटल था, उसका मोटो यही था कि लूट के ले जाओ हमको, हम यहाँ लूटना, हम बहुत बेवकूफ है, इतने पैसे में जितना खाना खा लो यार आप, मैं बेवकूफ हूँ, आप मुझे बेवकूफ बनाकर जाओ, उसका ये, और उसी के चलते वो पॉपुलर हुआ। एक आखिरी जिक्र इसमें कर देता हूँ, वो मतलब अगर किसी ने ना देखा हो सुनने वालों में से, तो एक खिलौने बेचने वाले का वीडियो वायरल हुआ था ट्रेन में। बाद में उस पर FIR भी करा दी थी, क्योंकि खिलौने बेचना जो है लीगल नहीं है। तो ट्रेन में, तो उस वीडियो में वो बाहुबली का रेफरेंसेस का जिक्र करता है। एक महिला उससे पूछती है, अच्छा शिवगामी देवी अभी देता हूँ, तो वो पूरी उसमें नाटक नौटंकी है। हाँ, अरे YouTube पे आप उसको देखें, वायरल टॉय सेलर वीडियो इन इंडियन रेलवे, ऐसा करके कुछ सर्च करेंगे। हाँ, ध्यान आगे देखा है। बड़ा कमाल का वीडियो था। तो वो तो बहुत कर रहा है, मतलब कमाल ही है वो। हाँ, वो तो अद्भुत विज्ञापन है।
तो विज्ञापन पुराण से आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, और उस पार हमें गैर ब्राह्मण पुजारियों पर एक छोटी सी बात करनी है और फिर एक चिट्ठी लेनी है। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है। लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। तीन ताल में आपका फिर से स्वागत। और अभी बात करेंगे प्रतिरोध की, रेजिस्टेंस की। वो कितनी मात्रा में, कितनी प्रतिशत प्रतिरोध सही है, और इसमें चरमोत्कर्ष की चाह कितनी सही है कि प्रतिरोध तो हमेशा 100% ही होता है, वरना वो प्रतिरोध नहीं होता। बहुत लोग ऐसा भी मानते हैं। इसलिए बात कर रहे हैं इस पे क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने गैर ब्राह्मणों यानी पिछड़े तबके के लोगों को पुजारी बनाने के लिए रास्ता साफ कर दिया है। उसकी जो कानूनी अड़चनें थी उसको हटा दिया है, आदेश दे दिया है उन्होंने। और आदेश के मुताबिक आने वाले दिनों में प्रदेश में 200 गैर ब्राह्मणों को 100 दिनों के प्रशिक्षण के बाद शिव अर्चक बनाया जाएगा। तो इसके बाद तमिलनाडु के मंदिरों में उनकी नियुक्ति होगी। और इसका जो बहुजनवादी, अम्बेडकरवादी राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने इसका स्वागत किया है। बहुत सारे लोग इसको एक क्रांतिकारी कदम बता रहे हैं, बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। एक और खबर तमिलनाडु से ही आई है। वहां के जो धार्मिक और धर्मार्थ सहायता विभाग के मंत्री हैं शेखर बाबू, उन्होंने ये कहा है कि आगम शास्त्र में दक्ष महिलाओं को भी मंदिर में पुजारी के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। मतलब मोटा मोटी ये तमिलनाडु सरकार का कहना है कि सभी हिंदू पुजारी बन सकते हैं और महिलाएं भी पुजारी आगम शास्त्र में। हाँ, आगम शास्त्री पुजारी बन सकते। तो बाबा, इन दोनों ही खबरों पर मतलब मैं आपकी प्रतिक्रिया इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि ये रेजिस्टेंस को बहुत लोगों ने कहा कि ये कैसा रेजिस्टेंस है कि आप जिस सिस्टम ने आपको रिप्रेजेंट कभी नहीं किया और जो आपको खारिज करता रहा, आप उसी सिस्टम में प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़े और उसमें अगर आपको एक सफलता मिल भी गई तो आप उस पर प्रसन्न हो रहे हैं। जैसे कि सेम सेक्स मैरिज का सवाल, तो सेम सेक्स संबंध होने चाहिए, हो सकते हैं, पर उसमें आपको मैरिज ही क्यों करनी है? क्योंकि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन ने ही आपको हमेशा सेम सेक्स संबंधों को दरकिनार रखा और हाशिए पे रखा। तो ये रेजिस्टेंस कितना प्रतिशत हो तो सही है? नहीं, इसमें इसमें दोनों तरह के तर्क हैं, दोनों तरफ के जी, और वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सेम सेक्स हो या मंदिरों में प्रवेश का मामला हो या इस तरह की और चीजें, सबरीमला वाला भी मसला जैसे देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इसमें जो बुनियादी बात है वो रेजिस्टेंस परसिस्टेंस वाला मामला है कि लड़ाई चलती है किसी एक तरह की पद्धति के विरोध में, लेकिन वो एक तरह की पद्धति का विरोध करते करते उसी पद्धति को आंगीकृत भी करने लगती है। ये प्रवृत्तिगत संकट है। जैसे मैंने एक बार बताया था कि मायावती को बड़े बड़े मूर्तियां और बड़े बड़े महल नुमा बागीचे, स्मारक बनवाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि उनकी जो चेतना आ रही है इतिहास में दर्ज होने की, वो उसी समाज से आ रही है जिस समाज ने इसी तरह से इतिहास को दर्ज किया है, जो अपने किलों को, अपने मंदिरों को, अपने स्मारकों को, अपनी प्रतिमाओं को सेलिब्रेट करता आया है। आपका उसमें कभी जगह नहीं थी। अव्वल होना ये चाहिए था कि, और आपने लड़ाई शुरू की थी इनके विरोध से। तो मंदिरों के पाखंड के विरोध को दलित आंदोलनों ने अपनी धार बनाया, लेकिन वो लड़ाइयों की परिणति कैसे हुई कि कुएं का पानी हमको भी पीने दिया जाए, केवल अगले नहीं, तालाब में हमें भी नहाने दिया जाए, केवल अगले नहीं, और मंदिरों में हमें भी प्रवेश की अनुमति दी जाए, केवल अगले नहीं। यही बात सबरीमाला में हुआ कि महिलाओं ने कहा कि हम भी यहाँ पे पूजा करना चाहते हैं। जब आप अगलों की दृष्टि से देखते हैं तो आपको लगता है प्रगतिशील विचार लेकर के थोड़ा बाएं, जैसा कि ज्ञानदत्त जी ने बताया था,
वहां से जब आप देखते हैं अगले होते हुए प्रगतिशीलता से जब आप चीजों को देखते हैं तो आपको लगता है कि इसकी जरूरत क्या है। मंदिर में आपको नहीं घुसने दे रहे, बहुत अच्छी बात है कि मंदिर में नहीं घुसने दे रहा है। उस मंदिर में जाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ईश्वर जो मंदिर गए हैं उनको भी नहीं मिला है, अमर कोई नहीं हुआ है मंदिर जाकर के। तो ऐसी कौन सी आवश्यकता है? लोग मंदिर की चौखट पे भी भूखे मरे हैं, मंदिरों में भी पाखंड है, मंदिरों में भी व्यभिचार है, भ्रष्टाचार है, यही बाकी धार्मिक स्थलों के लिए भी है। लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि ना, हो सकता है हम बाद में मंदिर को या ईश्वर की अवधारणा को खारिज कर दें, लेकिन अभी तो ये हुई जई हैं तो हम आओ जाब, ये जाएंगे तो हम क्यों नहीं जाएंगे, ये करेंगे तो हम क्यों नहीं करेंगे, पुरुष केवल पूजा क्यों करेंगे, महिलाएं पूजा क्यों नहीं करेंगी, केवल अगले क्यों मंदिर में घुसेंगे, शूद्र क्यों नहीं घुसेंगे। ये लड़ाइयां इस तरह से परिणित हुई और इसका फिर खामियाजा ये हुआ कि आप भी जिनका विरोध करना शुरू किए थे, आप भी उनके जैसे बनते चले गए। 1950 के दशक में सैन फ्रांसिस्को में सबसे पहले समलैंगिकों ने इस अवधारणा के साथ में अपने को एक आंदोलन के तौर पे आइडेंटिफाई करा के और एक पूरी की पूरी राजनीतिक वैचारिक लड़ाई शुरू की कि हम, वो ये नहीं था कि हम संबंध तो लोग जमाने से बनाते चले आ रहे हैं। 1950 के दशक में सैन फ्रांसिस्को में जो आंदोलन बना सबसे पहले, वो आंदोलन फैमिली इंस्टीट्यूशन को खारिज करता था। वो कहता था कि ये जो न्यू कैपिटलिज्म है और जो फैमिली इंस्टीट्यूशन की अवधारणा हजारों साल से चली आ रही है, इन दोनों को खारिज करने की जरूरत है, इनसे निकलने की जरूरत है। ये बकवास बात है। इसमें एक आदमी पैट्रियार्की को ओढ़ करके दाता बना रहता है और बाकी उसके दास बने रहते हैं। उसकी संतानें उसकी संपत्ति होती हैं, उसकी पत्नी उसकी संपत्ति होती है, उसका घर उसका संपत्ति होता है और वो केवल पिता से पिता में ट्रांसफर हो रहा होता है। तो इस तरह के विचार थे और फैमिली इंस्टीट्यूशन को पूरी तरह से खारिज करके एक बहुत ही लेफ्टिस्ट अप्रोच के साथ में आंदोलन खड़ा हुआ था। लेकिन आज हम पाते हैं कि वर्जिन एयरलाइंस जैसे संस्थाएं या तमाम और किस्म की इंटरनेशनल बॉडीज, वो इनके प्रमोटर्स हैं, वो इनके स्पॉन्सर्स हैं, वो इनके फैसिलिटेटर्स हैं और ये आज लड़ाई कर रहे हैं कि हमको फैमिली के तौर पे और हमारी मैरिजेस को आप स्वीकारिए। मैरिजेस के पीछे का जो हमने बातचीत की इस तरह के लोगों से, तो कई परिचित लोग ऐसे हैं जो उस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उनसे जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा संकट ये है कि कुछ वर्षों तक साथ रहने के बाद में एक लिव इन में जब दो समलैंगिक लोग साथ रह रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हों, अगर किसी तरह का दुराव आता है और किसी तरह का मतभेद होता है तो उनके पास कुछ भी नहीं बचता है। ना समाज बचता है, ना परिवार बचता है और ना वो उनका सहचरी या सहचरा बचता है, तो वो कहीं के नहीं रहते। तो मैरिज को लीगली रिकॉग्नाइज करने से उनके प्रॉपर्टीज में कुछ राइट तो बनेंगे, उनको कुछ सोशल सिक्योरिटी तो मिलेगी और उनको एक रिकॉग्निशन भी मिलेगा। अभी लोग हैरेस करते हैं कि ये दोनों लोग साथ रह रहे हैं, शादी करके वो शायद लीगली साथ रह पाएंगे। तो इस तरह की चीजें हैं जो वो व्यवहारिक त्रुटियां बता करके या व्यवहारिक औचन्य बता करके वो उसकी वकालत करते हैं। लेकिन लेकिन ये दोनों ही तरफ के पक्ष हैं, दोनों ही तरफ के पक्ष हैं और दोनों ही तरफ मजबूत पक्ष हैं। बिल्कुल। तो जो आप जहां पे आपने छोड़ा है, मैं इसी में एक सवाल ताऊ से करना चाहता था, स्पेसिफिकली मंदिर वाले मसले पे। जैसे सेम सेक्स मैरिज अगर हो तो शायद समाज में स्वीकार्यता है, क्योंकि अब वो इलीगल नहीं है। पता नहीं इतनी जल्दी वो स्वीकार्यता आएगी या नहीं आएगी, तिरछी नजरें तो रहेंगी, लेकिन फिर भी एक संभावना है, आसार है 5 साल 8 साल 10 साल में थोड़ी सी स्थिति सामान्य हो। लेकिन मंदिरों में अगर एक मान लीजिए दलित पुजारी बनता है या कोई पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति पुजारी बनता है, तो उसके साथ नॉर्मलाइज हम कभी हो पाएंगे? खास तौर से पुजारियों का जो एक समूह होता है, एक मंदिर में कई तरह के पुजारी होते हैं, क्या बाकी पुजारियों से वो भेदभाव नहीं झेलेगा? जो वहां पे श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं, जिनको मालूम होगा कि ये व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है और ये यहाँ पे पूजा कराता है, क्या वे उससे पूजा कराना प्रिफर करेंगे? देखो, पहले तो ये क्रांति तमिलनाडु में नहीं आई, ये क्रांति देश भर में आई है। देश भर के विभिन्न मंदिरों में यह प्रयास जारी है कि पुजारी का पद, पुजारी के चूंकि रिचुअल्स काम होते हैं, वह काम
जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण ही करें, है ना। नंबर 2, मैं तमिलनाडु गवर्नमेंट से, जो कि डीएमके की गवर्नमेंट है, जो कि एक तरह से नास्तिक लोगों की पार्टी थी, उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो इसलिए कि सामाजिक न्याय धर्म के जाने के बाद ही मिलेगा। धर्म को, ये धर्म में जो सुधार लाते हैं ना, धर्म के पोषक हैं। ये लोग धर्म को बचाना चाहते हैं, सुधारना नहीं चाहते। उनको ये लगता है कि अप्रासंगिक हो गया है, इसमें इतनी जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, इससे मुसीबत खड़ी हो रही है धर्म के लिए, लोग धर्म से दूर हो रहे हैं। तो धर्म को समायोजक बनाया जाए, और धर्म में जो खास करके जाति को लेकर जो एक भेद होता है, उसको दूर करने का प्रयास है। मैं इसका समर्थन करता हूं कि विरोध करता हूं, ये मैं समझ नहीं पाता। वो इसलिए कि आप फिर उसी परंपराओं को, उन्हीं चीजों को का संपोषण कर रहे हो जो इन कुरीतियों को बढ़ावा देती आई हैं अब तक। तो तरीका यह है कि एक तो सरकार यह ना करे, सबसे बड़ी बात यह है। समाज करे तो समाज का वो ये पर्सनल चीज है, सरकार को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। रह गई बात रिचुअल्स की, अब क्या है कि अब कहीं पे लिखा हुआ है किसी किताब में कि ब्राह्मणों को भोजन कराएं, है ना। तो क्या है वो, और क्या हम कहेंगे कि नहीं किसी को भी भोजन करा सकते हैं, है ना। तो फिर धर्म कहाँ है उसमें? तब तो धर्म नहीं रहा ना। जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक करना है, या लिखे हुए को बिल्कुल नकारना है सीधा सीधा कि लिखा हुआ सब कुछ सत्य नहीं होता। तो उस लिहाज से मैं इसमें मेरे मेरे भाव बिल्कुल दो अलग हैं। वैचारिक रूप से लगता है कि नहीं ये अच्छा कदम है, पर मुझे लगता है कि लोगों को इस परंपरा से हटना चाहिए। रिचुअल करने तो खुद ही कर लो, आप मंदिर में जाओ, आपको किसी असिस्टेंट की आवश्यकता क्या है ना। अब ब्राह्मण भोज, मैं जब बाबा मेरे घर आते हैं मैं उनको खिला दूं तो वो ब्राह्मण भोज करा रहा हूँ कि पाणिनि बाबा को खिला रहा हूँ, बहुत फर्क है ना। तो मैं किसी को नहीं, उसको ब्रह्म भोज ना माना जाए, क्योंकि दक्षिणा नहीं मिलती है। देखो उन्होंने बता दिया कि अगर कभी करना हो तो ये है। हाँ, जिस दिन ब्रह्मभोज की इच्छा हो उस दिन दक्षिणा भी का भी इंतजाम करके रखा जाए। ये हमको ये सोचना पड़ेगा कि अगर ये कहा जाता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि देखो ये तो मेरे और मेरे भगवान के बीच का रिश्ता है, तो फिर आप और अपने भगवान के बीच में आपको कंडक्टर क्यों चाहिए? आप कंडक्टर को हटा दें। तो ये पर अगर आप देखें इस लहजे से कि इसी के लिए उनको सदियों से एक वर्ग को उससे दूर रखा गया, उनको मंदिरों में के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, तब आपको ये बहुत क्रांतिकारी लगता है यह सोचकर कि न सिर्फ वह मंदिर जा रहे हैं बल्कि मंदिर में पूजा तक करवा रहे हैं। करना तो दूर की बात है, करना तो पहले करना कठिन होता था, अब वो करवा रहे हैं। इस लिहाज से ये क्रांतिकारी लगता है। पर मैं ऐसे हर कदम का जिसमें कि धर्म का पोषण और इस परंपरा का को आगे ले जाने की बात होती है, तो जो हिंदुत्व के समर्थक हैं, जो हिंदू धर्म के समर्थक हैं, उनको ये अच्छा लगेगा। पर चाहे वो इस्लाम हो या हिंदू धर्म हो या क्रिश्चियनिटी हो, मैं सब में पादरी, मौलवी, पुजारियों के समर्थन में खड़ा नहीं हो सकता। वैसे ये क्या तरह का भेदभाव के खास जाति के लोगों को अपने धर्म नहीं ऐसा रखने का, ये क्या इस्लाम में भी तो है ही ना? सैयद ही ज्यादातर मौलवी होते हैं, मतलब मुझे मालूम नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या पसमानदा मौलवी हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मदरसे से पढ़ गए हैं और उनका फिर उनको डिप्यूट भी वहीं पे किया जाता है। देखिए, मंदिरों या देव स्थानों की, पूजा घरों की जो कहानी है वो इतनी सीधी है नहीं, और ऐसा नहीं है कि पुजारी केवल एक कम्युनिटी के रहे हैं। दलितों में, आदिवासियों में झाड़ फूक और पूजा कराने वाले लोग उनकी ही जाति में होते रहे, बिल्कुल रहे, है ना। तो खूब सारे ओझा तांत्रिक हर जाति में पाए जाते रहे हैं। कुछ यादवों को मैं जानता हूँ अपने इलाके, गांव जवार के आसपास के, जो कि तो कई लोगों को मैं ऐसा जानता हूँ यादव बिरादरी के हैं और अच्छे तांत्रिक के तौर पे पॉपुलर हुए हमारे इलाके में। एक चीज इसमें आपको समझनी पड़ेगी, एक तो यह है कि केवल जाति वर्जित नहीं है, कई जगहों पे धर्म वर्जित है। तो कई मंदिरों में आप पाएंगे या कई देव स्थानों पे आप पाएंगे कि आप गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित रखते हैं। कई मंदिर ऐसे हैं जहां पे देश प्रतिबंधित हैं, अगर आप भारतीय नहीं हैं, अंग्रेज हैं, तो उनमें आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं।
महीने के 5 दिन कई मंदिरों में महिलाएं प्रतिबंधित हैं। ओसियां के जैन मंदिर बाड़मेर के रास्ते पे जब आप जाते हैं जोधपुर से, तो वो वहाँ पे हैं। और ऐसे जैन मंदिरों का आर्किटेक्चर देखने समझने के लिए कौतूहलवश मैं एक यात्रा में वहाँ पे गया, तो वहाँ पे बहुत बड़ा सा बोर्ड एक लगा हुआ है कि मासिक धर्म के समय महिलाएं और गैर हिंदू इस मंदिर में प्रवेश ना करें। ऐसे ही बोर्ड, हाँ, ऐसे ही कई बोर्ड मैंने तमिलनाडु के बहुत सारे मंदिरों में देखे हैं, तो वो प्रवेश वर्जित है। मैं हो सकता है कि मुझे सऊदी वाले मक्का शहर तक अब जाने दे दें, पहले वो भी प्रतिबंधित था, नहीं जाने देते, लेकिन वहां पे जो आप जा नहीं सकते हैं, जो शहर में भी नहीं जा सकते, शहर में भी ना ना शहर में भी नहीं जा सकते, तो वो वहां पे प्रतिबंधित है। अब ऐसा क्या है, अगर मैं जा करके वहां पे देखना चाहता हूं, तो ऐसी कौन सी हानि हो जाएगी कि मैं कोई अपनी नसों में गंगा जल लेके चला जाऊंगा, या मैं पत्थर को गंगा जल चढ़ा दूंगा और वो चीजें खत्म हो जाएंगी, भस्म हो जाएंगी। एक इंजीनियर थे, उनको वहां पे एक बिल्डिंग में काम था, उनके बिना हो नहीं पाता। वहां पे मक्का में बिल्डिंगें बहुत बहुत बन रही हैं, तो उनको शहादा पढ़ाया गया, मुसलमान बनाया गया। उन्होंने 3 साल वहां निवास किया, फिर बाहर आकर इस्लाम त्याग दिया। तो आपको मुसलमान होना पड़ता है मक्का में रहने के लिए। मक्का शहर में प्रवेश करने के लिए बाहर में एक साइन बोर्ड ही लगा हुआ है कि इसके बाद गैर मुस्लिम नहीं जा, इसके आगे गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित। तो ये बहुत बड़ा संकट है। मैं यहाँ पे जो काफी बड़ा चर्च है ये गोल मार्केट में कैथेड्रल जो दिल्ली में है, वहाँ पे एक क्रिसमस के लिए गया हुआ था, और वो केवल ईसाइयों को बतासा खिला रहे थे पादरी वहाँ पे, बाकियों को नहीं दे रहे थे। तो उन्हें होता है एक चपटा वाला बतासा उनके यहाँ बनता है, जो जबान पे रख करके खिलाते हैं, तो वो केवल ईसाइयों को दे रहे थे, हम लोग को नहीं दिए। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार ये चपटा वाला बताशा हमने कभी खाया नहीं, भी हमको भी मिलना चाहिए था, खा के हम भी देखते ज्यादा मीठा होता है, क्या फ्लेवर होता है। तो ये इस तरह का भेदभाव आप दोनों का ऐसे कोई धर्म स्थलों से तो वास्ता नहीं है, लेकिन प्रसाद के आप लोग बड़े ही प्रसाद के हम बहुत, हाँ, हमने मैं तो शुरू से कहता हूँ कि धर्म को छोड़ो, रिचुअल्स को रख लो, प्रसाद और साथ रखो, भजन कीर्तन, हाँ, कव्वाली रखो, खाना। मैं मतलब ये भी 2 साल से मेरा बहुत नुकसान हो गया है कि मैं एक भी इफ्तारी में नहीं जा पाया, नहीं तो मैं तो लगभग आप समझ लीजिए कि पूरे रमजान में 25 इफ्तारी निपटाता हूँ। पेल के पकौड़ी और दही की फुल्लियां और तरबूज और ये इसके आपके बाद किस्म के शरबत और आम और प्याज की पकौड़ी, आलू की पकौड़ी, बैगन की पकौड़ी, कीमे वाले समोसे, ये सारी चीजों का रस जो है, और चना, खास पूर्णिमा पे आप खीर भी बनाते हैं, होली शरद पूर्णिमा पे खीर बनाते हैं, ईद पे बाकायदा बकरीद पे और ईद पे मीठे और नमकीन तरीके से उसको बनाया जाता है। क्रिसमस पे बेकिंग करते हैं और ब्रांडी से इस्तकबाल करते हैं। मालपुआ और भांग की चटनी बनाते हैं शिवरात्रि पे, तो बसंत पंचमी पे तहरी बनती है, मकर संक्रांति पे खिचड़ी, ये सब तो होता रहता है। अपना खाने के मामले में हम टाइट रहते हैं। एक चीज मैं और बता दूं कि जिस राज्य से ये आज कथा शुरू हुई है, हमारे यहाँ शिमला और तमिल सर्विस जब मैं बीबीसी में हुआ करता था, तो उसमें एक काफी अच्छे जर्नलिस्ट थे जगदीशन, अब शायद उसमें बीबीसी में नहीं है। जगदीशन ने क्योंकि मैं उस दौरान 1 महीने तमिलनाडु में रह करके और टेम्पल आर्किटेक्चर और मिथोलॉजी पे काम करके वापस लौटा था, और कई सारी कहानियां मैं वहां से कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया जो नॉर्थ इंडियन टेम्पल हैं शिव के, उनमें शिव का स्थान और नंदी का स्थान तय है कि नंदी हमेशा उत्तर में शिव की तरफ देखते हुए होंगे, और इसलिए नंदी जो है शिव का अर्घा और उसके साथ में नंदी, ये दोनों इनका स्थान उत्तर में तय है। बनारस के ज्ञान व्यापी विवाद में नंदी का देखना, किस तरफ देख रहे हैं, यह एक बहुत बड़ा तो नंदी जिस तरफ देखे, नंदी का मुंह हमेशा शिवलिंग की तरफ होगा, और शिव का जो अर्घा होता है उसमें जो जहां से पानी गिरता है वो हमेशा उत्तर में होता है। तो अगर आपको किसी अनजान गांव, देश, खलिहान में आप पहुंच गए हैं और दिशा ज्ञान आपको नहीं हो रहा है, तो मंदिर का अर्घा देख के शिव का आप जान सकते हैं कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है। वो हमेशा उत्तर में ही होता है। ये कंपास है, बहुत पुराना कंपास है।
और उत्तर में ही नंदी होता है, नंदी का मुंह शिवलिंग की तरफ होता है। लेकिन दक्षिण भारत में मंदिर जब बनाए गए तो उनके दरवाजे हमेशा ऐसे रखे गए कि नंदी की पीठ, यानी नंदी का मुंह तो शिव की तरफ होगा, लेकिन उसका पीठ पश्च भाग जिधर होगा उस तरफ मंदिर का मुख्य प्रवेश होगा। तो रोड से सारे लोग, और नंदी को गोपुरम बनता है, उसको कहते हैं गोपुरम, उसके बाद में नाट्य मंडप होता है, फिर गर्भगृह होता है। तो गोपुरम में बहुत बड़ा सा नंदी बैठाया जाता है ताकि किसी को भी गर्भगृह ना दिखे, यानी कि शिव को देख वही सकें जिन्हें मंदिर में प्रवेश अनुमन्य है और जो गर्भगृह तक जा सकते हैं। जो दलित हैं वो अगर मंदिर के सामने से भी गुजरे तो वो देवता को, इष्ट देव को देख ना पाए। तमिलनाडु में नंदी एक बैड वर्ड के तौर पे इस्तेमाल होता है दलितों के प्रति। तो ये वहां की पॉलिटिक्स है और इस तरह से कास्ट का पूरा ताना बाना रहा है। किस तरह से आपने उनको ये तक नहीं देखने दिया है कि गर्भगृह में शिवलिंग है किस तरह का, आकार प्रकार विस्तार साज सज्जा मूर्ति किसी भी चीज को आप देख नहीं सकते। इस तरह की स्थिति है। औरंगाबाद में जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वहां पे स्थापित हैं, उनके दर्शन जब मैं करने गया तो मुझे पता चला कि मैं वहां पे बिना उघारे हुए नहीं जा सकता हूं। तो आपको अपना कमर के ऊपर का हिस्सा उघाड़ना पड़ेगा। कमर के ऊपर के हिस्से में आपको सारे कपड़े उतारने पड़ेंगे। बिना बनियान कमीज टी शर्ट जैकेट के आप जब अंदर जाएंगे तभी आपको प्रवेश मिलेगा। तो इस तरह की वर्जनाएं हैं और इस वजह से रिएक्शन में लोग उसको गेन करना चाहते हैं कि भाई ये जो आप साइंस पढ़ा रहे हो इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले तो हमको वहां तक आप जाने की अनुमति दें। तो ये उनका तर्क है। और हम ये कह रहे हैं कि जो डीएमके कर रहा है, अगर वो वाकई इसको लेके गंभीर हैं तो वो तंजौर के बृहदेश्वर या चिदम्बरम के दशावतार या मदुरई के मीनाक्षी टेम्पल या ये परशुरामेश्वर, इस तरह के मंदिरों में वो स्थापना करके दिखाएं कि या जो त्रिची है वहाँ का जो मंदिर है, विनायक टेम्पल ऊपर पहाड़ पे या नीचे उसके जो शिव टेम्पल है, इन सब जगहों पे जो बड़े श्राइन्स हैं वहाँ पे किसी दलित को, किसी शूद्र को वो अगर महंत बना के नियुक्त करते हैं तब हम जाने कि हाँ वो कुछ ठोस कर रहे हैं। क्योंकि कई जगहों पे क्या होता है कि बस्ती के अनुरूप मंदिर होता है, तो पॉपुलेशन ही शूद्रों की है और वहां पे एक मंदिर में आपने एक शूद्र पुरोहित नियुक्त कर दिया है तो आपने कोई तीर नहीं मार दिया है। या बस्ती ही ओबीसीज की है तो वहां पे कोई मंदिर में आपने एक अगर बैकवर्ड या शूद्र को वहां पे पुरोहित बना दिया है तो वो कोई तीर नहीं है। आप अगली जातियों के सबसे कुलीन केंद्रों में जिस दिन इस तरह का इनिशिएटिव ले पाएंगे उस दिन माना जाएगा कि हाँ आपने वाकई कोई क्रांतिकारी चीज कर दी है। बिल्कुल। तो डीएमके वाले अगर गंभीर हैं तो ऐसा कुछ करके दिखाएं। मैंने जो उनको मंदिर बताए हैं उन मंदिरों में जरा वो पैर रख के दिखवाएं। और ये बहुत बड़ा गृह युद्ध का कारण बन सकता है दक्षिण में अगर वो इस तरह का इनिशिएटिव लेकर दिखा दें तो। किस किस्म के विरोध होंगे जो अन्नागार हैं उनके, जो उनके जहाँ पे उनके प्रसाद बनते हैं और वहाँ पे केवल बंधे लपेटे हुए वस्त्रों में भोजन पकाने का विधान है। सिले हुए कपड़े भी नहीं पहन सकते हैं। त्रिपुंड और भस्म से अपने शरीर को रचा जाता है, उसके बाद ही आप बड़े बनाएंगे। केवल वो फायरवुड कुकिंग है, बहुत तरह की चीजें हैं, केवल पुरुष पकाएंगे। इस तरह की जो संकट हैं उनको आप तोड़ के दिखाएं तो हम जानें। जैसा कि बांग्ला साहब में टूटा है, जैसा कि मजनू का टीला में टूटा है, जैसा कि रकाबगंज गुरुद्वारे में टूटा है, जैसा कि अमृतसर में टूटा है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से अब न्योता वाले श्रोता की ओर बढ़ते हैं। समय हमारे पास कम है, पर इस बार की जो चिट्ठी आई बड़ी विस्तृत और काफी बारीक ऑब्जर्वेशन के साथ लिखी गई। पंकज जी ने वो चिट्ठी लिखी है, हमारे लिसनर, और वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हैं पीएजी गुजरात में। और उन्होंने लिखा है कि प्रिय ताऊ बाबा और कुलदीप भाई, मैं वैचारिक तौर पर ज्ञानदत्त जी की दाहिनी तरफ खुद को मानता हूँ। इसके बावजूद उन्होंने वो जो डायग्राम बनाया था वो मेरे दिमाग में आ जाता है बार बार। इसके बावजूद अपने से भिन्न लोगों के विचारों से इतना जुड़ाव कभी हो पाएगा यह सोचा नहीं था।
मेरे लिए बागपत की लड़ाई एक जीवन बदलने वाला क्षण था, उस पर जो हमने बात की थी। क्या है कि उससे पहले मैं पॉडकास्ट सुनता तो था, पर वो सब अंग्रेजी में थे और उसमें भी भारत के बारे में इंडिया वालों का नजरिया था। पर तीन ताल ने मुझे कुछ ऐसे वाक्य दिए हैं जिनमें से कुछ मेरे साथ जीवन पर्यंत रहेंगे। उनमें से एक है कमलेश ताऊ का, प्रजातंत्र एक माँ के जैसा है जिसके कई बच्चे हैं और उसे सबका ख्याल रखना है। कमलेश साहू को मैं ट्विटर पर तब से देख रहा हूं जब वो बना दे लोहागढ़ हुआ करते थे, परंतु उनके पंस के बीच कभी इतनी गूढ़ बातें भी होंगी मुझे लगा नहीं था। पाणिनी बाबा से इकलौता परिचय उनके ऊपर एक वेबसाइट द्वारा चलाई गई हिट जॉब की वजह से था, और उन आर्टिकल्स के बाद जब वही वही इंसान रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ते हुए पाया जाए तो लगता है कि भाड़ में गई विचारधारा। जहां आनंद है वहां पंथ क्या ही कर लेगा। कुलदीप भाई हम उम्र हैं और मेरी खुद की तरह सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनमें जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगती है कि वो अच्छे शेरों और घिस चुके चुटकुलों को दोनों को उतना ही खुश होकर के सुना पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और उनसे एक अलग ही प्रेरणा लेकर मैं फिर से शायद स्टेज पर जा पाऊंगा। और वो ट्विटर पर चाहे जो हो जाए हर मैसेज का जवाब देते हैं, और शायद इसीलिए हर शो के बाद में उन्हें जरा सा ही सही पर लिखता जरूर हूं। खबरों के मामले में चूंकि मैं ट्विटर पर सब मिल जाता है और अखबारों में इन पर विशेषज्ञ राय भी, पर 2012 वाले ट्विटर का व्यंग आजकल सिर्फ यही मिलता है। इस शो में गजब की बात यह है कि जो लोग बोल रहे हैं वो बात आपने पहले भी कहीं सुनी हो सकती है, लेकिन आपने इस संदर्भ में शायद ही पहले कभी सुनी हो। इस शो को मैं अब हर हफ्ते 5 घंटे रोज देता ही हूँ। मुझे लगता है वो आराम आराम से सुनते हैं इसलिए 5 घंटे देते होंगे, या उसके बाद हफ्ते में 5 घंटे? हाँ, पर हफ्ते में भी 5 घंटे क्यों देते हैं? शो ही हमारा 2 घंटे का होता है। 2 बार सुन लेते होंगे। 2 बार सुनते होंगे। और इसका असर ये है कि मेरा YouTube प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन खत्म हो चुका है और उसे रिचार्ज करने का मन नहीं हो रहा। शायद यही आज तक रेडियो का मकसद भी रहा हो, इसीलिए आपने कम से कम एक व्यक्ति को तो अपने खेमे में कर ही लिया है। और आज बेबाक बुधवार में इंटरनेट सही नहीं था, ये इन्होंने बुधवार को बाय द वे चिट्ठी भेजी थी। तो आज बेबाक बुधवार में इंटरनेट सही नहीं था, तो उस समय का उपयोग ये ईमेल लिखने में कर रहा हूँ। इसके अलावा उन्होंने आगे नीचे कुछ पॉडकास्ट के सुझाव भी दिए जो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, और उन सुझावों में भी दम है। इन्होंने आगे ये भी लिखा है कि जल्द ही कुछ और भी विचारों के साथ वो दोबारा हमें चिट्ठी लिखेंगे। वाह वाह वाह। तो मैं क्या बोलूं, मैं एक रिकमेंडेशन भी हो जाए। मेरे जमाने की फिल्म है द यूजुअल सस्पेक्ट्स। अद्भुत फिल्म थी। मैं जब उसको, अब तो खैर बहुत दिन हो गए देखे हुए, उसमें जो मुख्य किरदार था उसने एक लाइन बोली थी कि द ग्रेटेस्ट ट्रिक द डेविल एवर पुल्ड वाज टू कन्विंस द वर्ल्ड ही डज नॉट एग्जिस्ट। तो सरदार ने ये ट्रिक बहुत अच्छा पुल कर लिया है। 36वां ये है, सब में इन्होंने अपनी एक छवि बना ली है कि ये जो है वो सीख रहे हैं और ये बड़े हाँ, तो मैं पंकज जी को बता दूं कि बहुत पुराना खिलाड़ी है, एकदम युवा है, बिल्कुल नया है दिखने में, पर जान लीजिए वो घाव गंभीर महीन है अपने लेखन में। हाँ, सत सैया के क्या है भाई वो जो उसके लेखन में छोटे लगेगा। हाँ, गहराई इतनी है ना कि वो जो फलाने के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये तमाम पापड़ पूरियों को चकमा देते हुए रायते के माफिक पूरी प्लेट पे छा जाते हैं। हाँ, तो सरदार के बारे में पंकज जी इतना जान लीजिए कि ये जो शांत सा इनका ऊपरी भाग है ना, वो जिसमें आप अपनी तस्वीर देख सकते हैं, वो एक्चुअली इनकी गहराई का द्योतक है। और बाबा तो देखिए, बाबा के पंथ मैं भी नहीं समझ पाया, है ना। वो इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे ना कि ईद पे ये करता हूँ, क्रिसमस हाँ, के ये तुम एक गोरख धंधा हो, एक जो है अल्लाह के बारे में नुसरत गाते हैं, जिनका भी लिखा हुआ वो मुझे याद नहीं है। तो वो बाबा का पंथ आपको पता नहीं चलेगा। बाबा एक पल में बिल्कुल संस्कृत के विद्वान होते हैं और दूसरे पल में बिल्कुल चीपड़ चुटकुले मेरे जैसे जो होते हैं, मेरे लेवल के, वो भी डाल सकते हैं।
तो उस लिहाज से देखें, मैं गंभीरता की बात करता नहीं, तीन ताल में हम गंभीरता के लिए आते नहीं है। तीन ताल का उद्देश्य यही है कि हम गंभीर विषय रखें, उसके गूढ़ तक जाएं, पर ऐसे जाएं जैसे कि चार दोस्त जाते हैं, हम तीनों और आप। बिल्कुल। तो वैसे ही हम, मतलब देखिए, कहने नाम है इसका तीन ताल, चूंकि हम लोग तीन लोग बजाते हैं, पर आप एक और हैं जिसको मैं श्रोता बोलता हूँ, श्रोता गण नहीं बोलता। आप में से जितने लोग हैं सब एक एक करके मैं आपको एक की तरह देखता हूँ। तो पंकज जी भी वैसे ही एक हैं। तो हम क्या बोलते हैं, खूब जमेगा रंग। जब मिल बैठेंगे चार यार। जहाँ चार यार मिल जाए वहां रात तो गुलजार। आज सारे ना, हाँ सारी देखी चीजें कनेक्ट हो रही है। एंड का पॉइंट भी वापस आ गया, एक विज्ञापन की लाइन भी आखिर में आ गई, जिन जिन विषयों। बिल्कुल बिल्कुल। और एक ही चीज है कि ये मेरे लिए भी बहुत विचित्र रहता है कि मैं हम हैं कि हम नहीं, वो वाली जो स्थिति, हम छे कि हम नहीं, जिससे हमने शुरू किया था, वो वाली स्थिति मेरे साथ हमेशा रही है। घोर नास्तिकता से ग्रस्त हूँ, लेकिन गले में और हाथ में दोनों में रुद्राक्ष की माला है, क्योंकि मुझे पसंद है। खूब सारी अंगूठियाँ भी पहनता हूँ, हर पर्व त्योहार मनाता हूँ, और पर्व त्योहार मनाने में किसी धर्म का भेद करता नहीं हूँ। बहुत सारे रिचुअल्स की डिटेलिंग मुझे पता है, बच्चे के जन्म से मृत्यु के संस्कारों तक सारी चीज़ें बहुत बारीकी से सीखी हैं, समझी हैं, जानता हूँ, और कई बार लोगों को करेक्ट कराता रहा हूँ। कल्चरली करेक्शंस जो होते हैं, शादी ब्याह में भी मैं बोल देता हूँ कि नहीं, ये मूसल उल्टा काहे धर दी हो, ये पीढ़िया उल्टी ना धरी जाई, ये ऐसे नहीं होगा। चौक पूरने में ये है, नवग्रह में शनि का स्थान यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें पता हैं अपने को, और वो हम करते आए हैं। बुधवार को चौक नहीं पूरना है, बिफ्फे को पूरना पड़ेगा। जिस जिस तरह की चीज़ें हैं वो सब बता ले जाते हैं। धर्मशास्त्र पे थोड़ा सा काम किया है। एक संस्कृत महाविद्यालय में कुछ महीने रहा हूँ, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, समझी हैं। जो लोग बारहा ट्रोल करते हैं उनको मैं ये सोच के छोड़ देता हूँ कि वो ना तो उनको इतने श्लोक याद हैं कि वो मेरी तरह घंटा दो घंटा बिना कागज कलम किताब उठाए संस्कृत में श्लोक पढ़ सकें, बोल सकें, सुना सकें, और ना ही धर्मशास्त्र या धर्म पद्धति या हिंदुत्व जिसे आप कहते हैं उसके ऊपर वो बैठ करके उसकी मीमांसा, मर्म, इतिहास, इनके ऊपर चर्चा करने का मुझसे कौशल रखते हैं, दक्षता रखते हैं। तो इसलिए मैं उनको मच्छरों में गिन करके मैं किनारे निकल जाता हूँ। एक चीज बस मैं ये जानता हूँ कि मेरा जीवन ही मेरा धर्म है, इसको मैं पूरी तरह से जीना चाहता हूँ। जितने रस रंग जहां जहां से मिल सकें, सबके पराग इकट्ठा करके मैं आपके लिए मधु बनाना चाहता हूँ, अपने जीवन को मधुमय रखना चाहता हूँ। इतना ही है। बाकी आप ये समझ लें कि एक ही जानकारी हम देना चाहते हैं कि हमारे पास 20 धोतियां हैं, 12 पजामे हैं और 7-8 पैंट हैं। बाबा, मैं वो आपने बोला कि नास्तिकता से ग्रसित हूँ, तो मुझे याद आया कि आखिर हाँ, ये कोई पल नहीं होता जब आप नास्तिक हो जाते हैं, या आपकी आस्था जो है वो ईश्वर में नहीं रहती। मैं नास्तिकता से इसलिए ग्रस्त हूँ ताऊ, क्योंकि मैं विश्वनाथ मंदिर जाता हूँ बनारस में, तब भी मुझे समझ में नहीं आता है कि कोई चीज मुझे, जो लोग कहते हैं ना कि जिनकी आस्था होती है वो ईश्वर को कुछ बलशाली मानते हैं, उससे कुछ मांगते हैं, उसके आगे हृदय से, मन मस्तिष्क से नत होते हैं। मैं आज तक किसी के भी सामने हृदय से नत नहीं हो पाया। मैंने आज तक किसी से कुछ मांगा नहीं। मैं अंदर मंदिर में जा करके भी ऐसे उसमें रहता हूं कि यहाँ क्या है, मैं यहाँ पे क्यों आया, इस सवाल के साथ में मैं गर्भगृहों में प्रवेश करता हूँ। कोई भी प्रतिमा, कोई भी देवता, उसके प्रति आज तक मन में, दिमाग में विश्वास, आस्था या श्रद्धा जग नहीं पाई। कभी थी, मैं वही कह रहा था कि मैं जब ढूंढ रहा था, कहते हैं जिन खोजा तिन पाइया, मेरा था कि बहुत खोजा ना पाइया, गहरे पानी बैठ के भी कोशिश की। हाँ। और मैं उस समय इतनी श्रद्धा मेरे मन में होती थी, आप सोचेंगे नहीं, मुझे सपने आते थे जैसे कि किसी दरगाह के सपने आए। मुझे लगता था नहीं, मुझे बुलाया जा रहा है। और कहीं कहीं पे कुछ ऐसा संयोग होता था कि लगता था देखो मुझे बुला के इज्जत भी दी इन्होंने। किसी मंदिर में गया, पहाड़ों में गया, जहां पे भी मंदिर मिला वहां पे मत्था टेका, बहुत श्रद्धा के साथ। मुझे भगवान एक तरह से दिखने लगे थे, मैं इस स्थिति में भी था। तो वो आपकी मानसिक स्थिति होती है।
जब आपको चीजें दिखने लगती हैं और आपको यह लगता है कि सब कुछ है, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, तो आपको लगता है कि एक ग्रेटर फोर्स है। फिर आप इवॉल्व करते हैं ना, तब लगता है नहीं नहीं इन चीजों में नहीं है, एक्चुअली एक फोर्स है, एक शक्ति है जो कहीं और है, जो अदृश्य है। फिर आप उससे निराकार में चले जाते हैं, फिर आपको यह लगता है कि ये सब चीजें हैं। फिर आपको बहुत देर के बाद एहसास होता है कि आवश्यकता क्यों है ऐसी चीज की, जो इतना निराकार है, जो केयर भी नहीं करता, निरा केयर है वो। चाहे लोगों को कोविड हो जाए, लोग मरने लगे, फिर ये बहाना होता है कि नहीं वो तो सजा दे रहा है ना, तू अल्लाह तो तो सज सजा तू तो देता तू तो साडी केयर केयर नहीं करदा। है। तो मैं ही तेरे पीछे पीछे आ लिया। हाँ, तो वो जो भी निरा केयर परम ब्रह्म है, उनसे भी धीरे धीरे आपको लगता है कि निरा भाई साहब ये आजकल आप टीनेज पंजाबी गाने सुन रहे हैं क्या? भाई साहब आप रहने दो। मैं याद है, मैं स्कूल में था तो फ्राइडे को मेरा दोस्त था, वो जुम्मे की नमाज पढ़ने चला जाता था। तो फिर लगता था यार अपन, मैं बहुत गंभीर दोस्त, हम दोनों बहुत गहरे दोस्त थे, तो मैं भी उसके साथ जाने लगा। पहले मैं बाहर रहता, फिर उसने कहा तू भी आ जाएगा कर अंदर, है ना, तो तू भी पढ़ ले। तो चूंकि मैं उर्दू फारसी पढ़ता था और अरबी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था उसका, तो मुझे समझ में आ जाती थी चीजें। तो जितनी चीजें करनी पड़ती है वो सब भी मैं 2 साल तक नियम पूर्वक फ्राइडे को नमाज पढ़ता था, है ना। और मैं शायद पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ता था, जितना भी चाहिए आदमी को अंदर में ना, कि मैं और फिर मुझे मांगने की आदत लग गई थी। अब फिर मैंने क्या हुआ कि बहुत सारे कॉमेडियन आए मेरी जिंदगी में। एक आए जॉर्ज कार्लिन, उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि आई डोंट प्रे टू एनीवन, आई वर्शिप। कि मैं पूजा करता हूं लोगों की, मैं मर्लिन, हो सकता है मर्लिन मनरो को पूजा करता हूँ। वर्शिप में कुछ लेन देन नहीं होता कि मैं आपको बहुत बड़ा मानता हूं। तो वो था कि मैं सूरज की, आई वर्शिप द सन, सूरज की पूजा करता हूँ। क्यों? उगता है तो सबके लिए उगता है, डूबता है तो सबके लिए डूबता है, कि जिसकी इच्छा वो बाहर चला जाए, सूरज की रोशनी ले सकता है ना। लेकिन बिल्कुल। ये चीज सब पे लागू नहीं होती। विभिन्न धर्मों के विभिन्न गॉड हैं, हिंदू धर्म में तो अपने ही बहुत सारे गॉड हैं, और आप उन सब से मांगने जाते हैं। हिंदू धर्म में आप देते भी हैं थोड़ा, तुरंत जाने से पहले फूल पत्ती फलाना ठिकाना ये सब खरीद के, SIP है वहां तो। मिठाई भी, ये सब लाके आप देते भी हैं कि भाई साहब आप इधर बाकी लोग तो कुछ ऐसे ही मांगते रहते दिन भर। और ईश्वर की भी मैं सोचता रहता हूँ कभी कभी कि क्या हालत होती होगी उनकी। ये कितने करोड़ बंदे एक साथ पड़े हुए, किसी का चोट लग गया है वो भी बोल रहा है भगवान इसको ठीक कर दो। अबे यार, इतना सारा काम पड़ा हुआ है, ईरान में संकट है, मध्य एशिया में संकट है, इधर करो उधर, कहीं भूकंप आया हुआ तेरे को पेट, आदमी चाबी नहीं मिलती गाड़ी की, तो भगवान प्लीज ओ गॉड, कहाँ रख दी, आज ओ मिलवा दो गॉड। जल्दी है। तो वो जब समझने लगते हो, तब एक स्तर पे आते हो और कहते हो कि नहीं, ये पंथ वंथ कुछ नहीं है। और जैसा बाबा ने कहा, शायद वो लाइन बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन है, जीवन पर्यंत, जैसे बोल रहे थे पंकज जी, उन्होंने मेरी एक लाइन रख ली, वैसे एक लाइन में, हाँ वैसे एक लाइन में बाबा की रख लगता हूँ, जीवन ही धर्म है, आप उसको सही से जिए। और धर्म, बाय द वे, धर्म शब्द का अर्थ रिलीजन या मजहब होता भी नहीं था कभी। बिल्कुल बिल्कुल। धर्म धारयति जो इति है, धर्मः, धारयति इति धर्मः, जो धारण किया जाए वही धर्म है। और मैं इस सृष्टि में प्रकृति, ईश्वर या जिसने भी बनाया हो, कॉपी टू ऑल, उनकी बनाई हुई इस सृष्टि में जब तक हूं, उसके सभी रंगों, उसके सभी स्वादों, उसकी सभी गंधों का आनंद लेना चाहता हूं। विज्ञान का एक सूत्र है, धर्म विज्ञान का, वो कहता है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। यानी धर्म में जो ब्रह्म है उसी में आनंद निहित है, आनंद में ही धर्म निहित है, ब्रह्म निहित है, और विज्ञान की चेतना जो है उसमें भी धर्म निहित है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। और बहुत बढ़िया शंकर भाष्य में और बाकी सूत्रों में, दर्शन में, दो ऐसी लाइनें हैं जिसको अगर कोई अप्रोप्रिएट करना चाहे तो, कि शिवोहम और अहम ब्रह्मास्मि। ये दोनों पंक्तियां इसीलिए, हाँ, अनल हक, अनल हक। तो मन कुन तो उसमें मौला बाबा वाली जो इतना कहानी। एक टाइम पे आया कि मैं चूंकि धर्म की आलोचना पढ़ने लगा, फिर पहले तो धर्म में अभिभूत था, फिर धर्म की आलोचना पढ़ने लगा, तो फिर मुझे लगने लगा कि यार ये कितने घटिया लोग हैं, कितने पागल लोग हैं, मुसलमान कैसे होते हैं यार, क्या पढ़ते हैं, क्या किस चीज पर यकीन करते हैं, ये हिंदू लोगों ने क्या कचरा कर रखा है,
ये क्रिश्चियंस कितने बेवकूफ हैं, ये सब सोचने लगा। फिर मुझे लगा नहीं, ये बिल्कुल अप्रोच जो है ना, मैं बहुत गलत था। और फिर ये एक कहते हैं इल्हाम होना, कि मुझे लगा कि नहीं, ये मुसलमान, आप इस्लाम, कुरान और बाकी चीजों से दूर रहें, मुसलमान से दूर होने की जरूरत नहीं है। बाइबल और क्रिश्चियनिटी से प्रेम करने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है, उसको अच्छा बोले ही नहीं कभी भी। पर क्रिश्चियंस बुरे नहीं है, हिंदू अपनी किताबों से नहीं बना, तो उनकी जो परंपराएं हैं उसमें से बहुत सारी चीजों से आपको आपत्ति हो सकती है, पर उससे आपको हिंदुओं से नफरत करने की आवश्यकता नहीं है। तब आपको लगने लगता है कि देखो, हो सकता है ये इनका विश्वास है, ये इनके हृदय की भावना है, उसका सम्मान करते रहो। जरूरी नहीं है कि आप उनके जैसा सम्मान करो, उसकी भावना का सम्मान करो, उसकी भावनाएं जिससे जुड़ी हुई है उसका सम्मान करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं किसी भी धर्म का सम्मान नहीं करता, मैं किसी भी धर्म का सम्मान नहीं करता, मैं, पर जो लोग धार्मिक हैं सभी धर्मों के लोगों मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं लोगों से प्यार कर सकता हूँ, उनकी किताबों से नहीं। तो ये पंकज जी की चिट्ठी के बहाने बड़ी बहुत मतलब पंकज जी ने चिट्ठी नहीं लिखी है, मैं एक चीज कहना चाह रहा था, पंकज जी ने एक तरह से 3 ताल का ऑडिट कर दिया है। तो उनकी पार्टी जो है उसको ऑडिट रिपोर्ट के तौर पे देखा जाए और समझा जाए, और उसके हिसाब से हम लोग पंकज जी को 3 ताल का ऑडिटर जनरल नियुक्त करते हैं। आगे भी मतलब करते रहिएगा सब। तो आप हमारे अब एजी हैं। एजी ओजी लोजी। ठीक है। तो इन्होंने एक और बात कही इसमें कि ये चिट्ठी इन्होंने बेबाक बुधवार वाले दिन लिखी, क्योंकि उनका इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा था। तो बहुत लोगों के लिए हो सकता है नहीं, उनको अभी भी नहीं मालूम हो कि बेबाक बुधवार क्या चीज है। तो मैं जाते जाते बता देता हूँ कि हर बुधवार को रात 9 बजे आज तक रेडियो का ट्विटर हैंडल है, ट्विटर पे आप जाइए, आज तक रेडियो लिखिए, एक वेरीफाइड आज तक रेडियो का ट्विटर हैंडल है। वहां पर हर बुधवार रात 9 बजे हम लोग एक डिस्कशन करते हैं। वो लाइव डिस्कशन होता है और बड़े ही फंडू अनूठे विषयों पर वो डिस्कशन होता है। तो आप बुधवार का दिन रात 9 बजे के बाद, उसके बाद के 2 घंटे अगर रख लें, सुनना चाहें तो आपको मजा आएगा। उसमें कई बार कुछ सेलिब्रिटीज भी आते हैं, कुछ जाने माने लोग भी शामिल होते हैं, और आज तक रेडियो के बहुत सारे लिसनर्स आते हैं जिनकी हम सुनते हैं उसमें, जिनको स्पीकर बनाते हैं। तो आप अगर अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं तो जरूर आइए, आपका भी वहां पर स्वागत है। और 3 ताल के श्रोताओं के लिए एक एडवांटेज दे देता हूं मैं, इस बार के बेबाक बुधवार में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, ताकि आप तैयार होकर के आए। थोड़ा सा आप लोग भी बोले तो अच्छा लगेगा, हम तीनों बोल बोल के थक जाते हैं इस दिन भी और बुधवार को भी। इस बार का विषय यह है कि देश की आजादी के 70 साल होने के बाद भी किन सब्जियों पर प्रतिबंध नहीं लगा है राष्ट्रीय तौर पर। तो आप अपने जिन सब्जियों पे आप प्रतिबंध लगवाना चाहते हैं उस पर सोच विचार कर आए, और उस दिन जरूर माइक के लिए अनुरोध करें और हमसे बात करें। करेला, बैंगन, शिमला मिर्च, परवल, सबकी शामत आने वाली है। इसको अभी नहीं छोड़ते सुर्रे को। ये पलीते को दिया सलाई दिखाना है। नहीं, इसको नहीं। पलीते में तेल डाल दिया गया है, दिया सलाई लेके बुधवार रात को 9 बजे आज तक रेडियो के ट्विटर हैंडल पर मिलेंगे बेबाक बुधवार। ठीक है, 3 ताल में इतना ही। अगले शनिवार फिर हुई मुलाकात। जय राम जी। जय राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।